सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो इस पर्टिकुलर आज के सेशन में हम लोग करने वाले मेडिवल हिस्ट्री का ये वन शॉट रहने वाला, जिसमें कि हम 100 क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी ख़त्म किया, एंशियंट हिस्ट्री, और उसी तरह से बिकॉज हम लोग का FRB सीरीज़ जो चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताया था कि जो हम लोग का फ्री रिविजन बैच चल रहा है, जिसके तहत अभी हम लोगों ने इस वीक मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट की है मंडे टू सैटरडे। और हाँ, कल काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर मराठा किंगडम का या फिर मराठा एम्पायर का वीडियो नहीं आया, कहाँ गया वीडियो। तो मैंने इसी वजह से वो कम्युनिटी पोस्ट डाला था। ठीक है, शायद आपने ढंग से पढ़ा नहीं कि मेडिवल हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटेड और अब चीज़ें स्टार्ट होंगी मंडे से, है ना। बट फिर भी आप में से काफ़ी लोग, चाहे मराठा एम्पायर का वो नहीं है, मराठा गुड मॉर्निंग सभी को। तो मराठास के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, क्योंकि मराठा एम्पायर इतना कोई बहुत चीज़ें उसमें नहीं थी जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। इसलिए मैंने सोचा कि उसको मॉडर्न में ही कवर कर लेंगे रादर दैन डूइंग इन दी मेडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट में। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी नाइट शिफ्ट आखिरी में है हाँ? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। ऑलराइट, स्टार्ट करें फिर। सर एंशियंट हिस्ट्री का वन शॉट कर रहा हूँ। अच्छा सर, आज मॉर्निंग अर्निंग के लिए नहीं गए? क्यों, गए तो थे, तुम्हें कैसे पता कि नहीं गए हैं? चलो भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग। यानी गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो किस चोल राजा का समकालीन था? राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र द सेकेंड, राजा धीराज, या फिर राजेंद्र द फर्स्ट? सर क्विज में आया हूँ। अच्छा चलिए भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि महमूद ऑफ जो गजनी था वो किसका कंटेम्प्रेरी था, यानी किसका समकालीन था, तो ये समकालीन था ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सही आंसर होगा राजेंद्र दी फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर राजा राजा फर्स्ट ऑप्शन में होगा तो आप वो टिक करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो राजेंद्र दी फर्स्ट टिक करेंगे आप। ठीक है, अब महमूद ऑफ गजनी की अगर बात करें तो ये कौन था? ये इंडिया में सेकेंड इस्लामिक इन्वेडर था। ये इंडिया में सेकेंड इस्लामिक इन्वेडर था। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जो महमूद ऑफ गजनी है, इसने इंडिया पर पहला अटैक कब किया था? तो इसका फर्स्ट अटैक हुआ था 1001 AD में, 1001 ईस्वी में इसका पहला अटैक हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सिंध प्रांत में। जो सिंध प्रोविंस है, यहाँ पे जो राजा जयपाल रूल कर रहे थे, तो राजा जयपाल को इसने डिफीट किया था, उनको हराया था। और उसके बाद इसने टोटल 17 अटैक, वो पहला अटैक मिला के 17 अटैक किए थे। और कौन से नंबर का अटैक था जो इसने किया था? जहाँ पे गुजरात में सोमनाथ टेम्पल को इसने प्लंडर किया था, लूटा था। ये एक ऐसा इस्लामिक इन्वेडर था, जितने भी हमारे इस्लामिक इन्वेजन्स हुए इंडिया में, उसमें से ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इसने कोई रूल करने के लिए यहाँ पे इन्वेजन नहीं किया था। ये इसका जो गजनवाइड एम्पायर है उसको बनाने के लिए, उसको और वेल्दी बनाने के लिए इसका जो मेन मकसद था वो लूटना था, प्लंडरिंग था। ठीक है, बाकी राजेंद्र द फर्स्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो इसका सोमनाथ टेम्पल जो इसने लूटा था, ठीक है, जब इसने सोमनाथ टेम्पल की प्लंडरिंग करी थी, सोमनाथ मंदिर जो इसने लूटा था, वो इसका था 16th अटैक। ठीक है, जो इसने 1025 AD में 1025 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे इसने शिवलिंग भी तोड़ा था। In the early 11th century, the Chola king Rajendra I built a Shiv temple and filled it with a sun pedestal seized from the 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया और इसे डैश से जब्त एक सूर्य पीठिका से भर दिया। पाल, वकटका, चालुक्य या फिर कलिंग। तो यहाँ पे राजेंद्र द फर्स्ट ने जो शिव टेम्पल बनवाया, अब यहाँ पे हम देखेंगे राजेंद्र द फर्स्ट ने कौन सा शिव टेम्पल बनवाया था। तो इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था कहाँ पे? ये बनवाया था इन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम में, जो इन्होंने नई सिटी स्टैब्लिश करी थी, है ना, गंगई कोंडा चोलापुरम। हमने देखा था कि इन्होंने टाइटल लिया था गंगई कोंडा चोला का और सिटी स्टैब्लिश करी थी गंगई कोंडा चोलापुरम की, जब इन्होंने गंगा को क्रॉस करके। अब गंगई कोंडा का मतलब क्या होता है? गंगा को कॉन्कर करने वाला, कोंडा का मतलब कॉन्कर। तो ऐसा चोला जिसने गंगा को कॉन्कर कर लिया, तो गंगा को क्रॉस करके यहाँ पे इन्होंने महिपाल को हराया था, जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे, है ना। तो पाल की अगर बात करें तो कहाँ पे रूल कर रहे थे? ईस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे। और जरा बताइए पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पाल डायनेस्टी के रिगार्डिंग हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए: फाउंडर,
और 2 यूनिवर्सिटीज़ जो इनके इंपॉर्टेंट 2 रूलर्स ने बनवाई। और एक चौथी चीज़ आप ये समझ सकते हैं कि जो महिपाल है उनको हराया था राजेंद्र द फर्स्ट ने। तो ये आंसर होगा चालुक्यास। ठीक है, तो सन पेडेस्ट्रियल मैंने आपको दिखाया था जब बैच मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी, इस तरह से सन पेडेस्ट्रियल था, उसको चालुक्यास से ये लेके आए थे और अपने यहाँ पे शिव टेम्पल में लगाया था। बृहदेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये सब हमने देखे शिव टेम्पल्स हैं। चालुक्यास ने कौन सा टेम्पल का आर्किटेक्चर डेवलप किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। कलिंग से आप रिकॉल कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था कि कलिंग ये उड़ीसा में पड़ता है और यहीं पे ही कलिंग वॉर हुआ था 261 बीसी में, जहाँ पे अशोक ने जो है बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया था धम्मघोषा से। और उसके बाद वहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहीं पे मैंने आपको छेदी डायनेस्टी पढ़ाई थी, खरावेला के बारे में पढ़ाया था। और खरावेला का हमने देखा था कि इन्हीं से ही संबंधित थे हमारी जो उदयगिरी और खंडगिरी जो केव्स हैं वो, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन और रानी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वो। ठीक है, तो चालुक्यास ने जो डेवलप किया था दैट वाज वेसर और या फिर वेसरा स्टाइल, जो कि नगर नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ साउथ इंडिया का मिक्सचर है। पाल की डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, और ये ग्लिच तो नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म कर देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो उसमें कोई ग्लिच तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पाल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर गोपाल, ठीक है, जिन्होंने ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी। देन थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डेवलप करी थी। ठीक है, और ये कहाँ पे थी, ये सब आपकी बिहार में ही थी। जहाँ पे आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी हमने देखा था उसको कुमारगुप्त वन ने इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, अगर कभी अंगपाल रूलर पूछ लेना, अंगपाल, तो ध्यान रखना अंगपाल पाल डायनेस्टी के रूलर नहीं थे। अंगपाल तोमर वंश के राजा थे जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था। दिल्ली सबसे पहले तोमर वंश की राजधानी हुआ करती थी, तोमर डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, और उसके राजा थे अंगपाल प्रथम, वो थे उन फाउंडर। ठीक है, अंगपाल प्रथम पूछ ले, द्वितीय पूछ ले, वो तोमर वंश के ही होंगे। Some important administrative posts were hereditary during the Rashtrakuta and Chola dynasties. The post Nagar Shrestri meant, अभी आपको पता होगा जब हमने FRB स्टार्ट किया था तो वहाँ पे सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री, जिसमें कि हमने चोला एम्पायर पढ़ा था एंड हमने पढ़ा था किसके बारे में, जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है उसके बारे में। तो यहाँ पे अभी चोला से और ट्राईपार्टाइट से शुरू, मतलब ऑर्डर आपको पता होगा कि मैं वही रखता हूँ जो मैंने आपको जिस ऑर्डर में पढ़ाया है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो नगर श्रेष्ठी, तो ये आप रिकॉल कर सकते हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री ने आपने देखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज नॉट हेल्ड बाई हरिसेन। अब हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, कमेंट में आप बताएंगे। Who among the following belong to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the Kaveri Delta from the Muttarayar in the middle of the 9th century? बहुत आसान है, हमने देखा था कि कौन है ये है विजयलया। मुतरैयार कौन है, मुतरैयार पल्लवास के एक फ्यूडेटरी हुआ करते थे, एक वहाँ की फैमिली हुआ करती थी जो कावेरी डेल्टा पे रहती थी, पल्लव्स के अंडर में ही थे, पल्लव वहाँ पे मेजर रूलर थे, उन्हीं के अंडर में एक फैमिली थी, उनको हराया और पल्लव्स को भी फाइनली हराया किसने, चोलाज ने, और या फिर विजयलया ने, और यहाँ पे चोला डायनेस्टी की, चोला एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करी, जिनको हम इंपीरियल चोलाज के नाम से जानते हैं। बिकॉज चोलाज के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे वहाँ पे हमने कराई काल के बारे में देखा था। और चोलाज का जरा एम्ब्लेम बताइए क्या है, एम्ब्लेम आपको बताना है चोलास का क्या है। और वहाँ पे हमने देखा था इन्होंने सिटी ऑफ पूहड़ स्टैब्लिश करी थी, जिसको कि कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। तो जब भी कावेरी या कावेरी डेल्टा की बात होगी, चोला को याद करना है आपको, ठीक है। तो पूहर या फिर कावेरी पट्टनम डेवलप करी थी। कराई काल जो अर्ली चोलाज आए थे, अर्ली चोलाज कब आए थे, वही आप मान लो 8th सेंचुरी AD के टाइम पे ये समथिंग आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा विजयलया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने हरा के और क्या किया था, और इन्होंने गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए एक टेम्पल बनवाया था, निशुम्बा सुदिनी के लिए एक टेम्पल बनवाया था, और यहाँ पे तंजौर सिटी इस्टेब्लिश करी थी, सिटी ऑफ तंजौर इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। एम्ब्लेम क्या था, टाइगर था इन लोगों का, ठीक। और कैपिटल तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले उरायूर देन था, क्योंकि चीफली फैमिली ऑफ फ्रॉम उरायूर, क्योंकि जो पहले वाले चोला आए थे उनकी कैपिटल उरायूर थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उन्हीं, ये अपने जो ओरिजिन से उन्हीं से ट्रेस करते हैं कि हम वही वाले चोलाज हैं जो अपने नेवी के लिए जाने जाते थे ये, ठीक है। चोलाज अपनी नेवी के लिए जाने जाते थे। तो तंजौर इन्होंने सिटी इस्टेब्लिश करी, यहाँ से हटा के कावेरी डेल्टा पे किनको हटा के, मुतरैयार को, और निशुम्बा सुदिनी के लिए टेम्पल बनवाया, ठीक है। इसके बाद आते हैं आदित्य L1 आदित्य L1 जल्दी से बताओ, कल मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाया था सितंबर वाला, तो आदित्य L1 को किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था, जो कि हमारा पहला सोलर मिशन है।
प्रणटका वन इनके बाद आए थे, आदित्य वन के बाद, और उनके बाद आए थे राजा राजा दी फर्स्ट, है ना। तो आदित्य एल वन को हमने PSLV C57 से छोड़ा था, और आज आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली रात तक अक्टूबर के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, ठीक है। Chola inscriptions mention several categories of land. Which of the following land was known as gifted to temples? हमने देखा था कि जो चोलास थे उन्होंने बहुत तरह के लैंड डोनेशंस किए थे, तो उनमें से कौन सा लैंड जो है टेम्पल्स को डोनेट किया जाता था? देवदान, शालभोग, पल्ली छंदम या फिर ब्रह्मदेय। तो मैंने आपको बहुत आसानी से याद करवाया था भाई, टेम्पल्स में ही देव रहते हैं यानी भगवान रहते हैं। तो देवदान, शालभोग, ऐसे शालभोग, ऐसे स्कूल, पल्ली छंगम, पल्ली बिछा के कौन? जैन मोंक हमारे रहते हैं। वैसे जैन मोंक जो जहाँ पे रहते हैं उसको हम बसाडी के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था। एंड ब्रह्मदेव जो है, जो ये ब्राह्मण्स होते हैं, इनको जो लैंड डोनेट की जाती है उसको हम ब्रह्मदेय के नाम से जानते हैं। Which of the following, question number 6, tax was taken not in cash but in the form of forced labor in Chola Empire? तो हमने टैक्सेस भी देखे, तो टैक्स कौन सा यहाँ पे? सबका सही, सुजाता, अंजलि, रजनी, सुष्मिता। तो यहाँ पे कौन सा लिया जाता था? किसके फॉर्म में? नॉट इन कैश बट फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी के रूप में, बंधुआ मजदूरी के फॉर्म में। तो दैट वाज वेट्टी। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था, दैट वाज कदमई। कदमई जो है ये लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जाता था। किस फॉर्म में? लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जाता था। और जो वेट्टी था वो फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन 7, विच चोला रूलर बिल्ट दी बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, विजयलया या फिर राजेंद्र दी थर्ड? तंजौर में किसने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था? तो तंजौर में जो बनवाने का काम किया था हमने देखा था राजा राजा दी फर्स्ट ने किया था। इसी को ही हम, जो ये बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर है, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड जो गंगई कोंडा चोलापुरम में है उसको किसने बनवाया था? राजेंद्र दी फर्स्ट ने, ठीक है। जो गंगई कोंडा चोलापुरम में, दोनों ही शिव टेम्पल से, दोनों ही तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स अंडर द चोला डायनेस्टी वर नोन एज? तो पेजेंट्स के जो सेटलमेंट, कोई भी अभी मतलब बहुत ही रेयर, जैसे कि 100 क्वेश्चन करेंगे तो 100 क्वेश्चन में आप 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं देखेंगे जो हम लोगों ने FRB में किए ना हो, और सारे PYQs ही लिए हैं, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो आपका PYQ ना हो, ठीक है। चोला डायनेस्टी वर नोन एज, तो सेटलमेंट को किस नाम से जानते थे? तो सेटलमेंट्स को हम जो पेजेंट्स का मतलब है कि जो किसान लोग हैं उसको हम उर बोलते थे। और यही सेटलमेंट ऑफ पेजेंट जिसको हम उर बोल रहे हैं, इन्हीं उर को अगर हम कलेक्टिव सेटलमेंट को मिला लें, जैसे ये एक उर है, ये एक उर है, ये एक उर है, ये एक उर है, तो ये मिल के बना देते थे नाडू। कलेक्शन ऑफ उर इक्वल टू नाडू, आप ऐसे समझ सकते हो। और आपको देखने को मिलेगा उर, और ऐसे ही आपको सभा। चलो अभी क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, चलो अभी मैं बता देता हूँ सभा क्या होती है। तो सभा मैंने अभी आपको बताया था, ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट की जाती है उसको ब्रह्मदेय बोलते हैं। तो उस लैंड को मेंटेन करने के लिए, उस लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्राह्मणों की असेंबली होती थी, ठीक है। और जहाँ ब्राह्मण्स नहीं होते थे वहाँ पे होते थे ये उर होती थी। और मैंने बताया था इन उर को कौन यूजुअली लीड करता था? तो जो हाई कास्ट होती थी, वेल्लन वगई, ठीक है, वेल्लन, ठीक है, वेल्लन वगई ऐसे करके मैंने आपको बताया था। ये हाई कास्ट वाले लोग होते थे जो यूजुअली इसको लीड करते थे। और यहाँ पे जो असेंबली होती थी, मैंने आपको बताया था कि भाई कमिटी बनती थी, है ना, 12 मेंबर्स की कमेटी बनती थी। और एक मेंबर का जो टेन्योर है वो मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, और सिर्फ वही लड़ सकता है चुनाव जो कि जिसके जो प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी थी। डैश अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोला और द कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा, अभी देख चुके हैं कौन है ये? राजेंद्र चोला द फर्स्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जिन्होंने गंगई कोंडा चोला का टाइटल लिया आफ्टर डिफीटिंग द महिपाल हु वॉज द पाल रूलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑल्सो नोन एज द कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स took place in the 8th and 9th centuries between which of these 3 great Indian dynasties? तो किसके बीच में हुआ था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? 8वीं और 9वीं सेंचुरी के बीच में। तो ये हमने देखा था, ये कब हुआ था? ये रफली आपका हुआ था 790 AD के टाइम पे, है ना, ये तो मैंने आपको बताया था। और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इसको कन्नौज, और कन्नौज का पुराना नाम आप बताइए जरा कमेंट में, जो कैपिटल हुआ करती थी किसकी? हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करती थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था इतना, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो है उत्तर पथ और दक्षिण पथ दोनों ये कनेक्ट होते थे यहाँ पे, ठीक है, कन्नौज से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए 3 डायनेस्टीज़ थी, परमार्स नहीं थे, ठीक है। परमार तो यहाँ पे बाद में आए, मालवा जो वाला रीजन है, ठीक है, ये जो आपके गुर्जर प्रतिहार से उसी से बाइफोकेट होकर आपके चौहान, तोमर, सिसोदियास, परमार्स ये सब आए थे इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। गुजरात, ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले में, तो परमार्स तो होंगे नहीं। पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटा,
ये सही है, ठीक है। पाल, इनको प्रतिहार को हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं, और इनके फाउंडर कौन थे? नाग भट्ट थे। पाल के तो देख लिए, गोपाल थे, नाग भट्ट। और कमेंट में आप बताएंगे कि राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम है कन्नक बुज, कन्नक बुज। और राष्ट्रकूटा कहाँ पे रूल कर रहे थे? नीचे। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रकूटी ये हैं। और राष्ट्रकूट के कौन थे फाउंडर? ये थे दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग किसको हरा के बने थे? तो चालुक्यास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, उनके सामंत हुआ करते थे। जैसे चोल पल्लव्स के सामंत हुआ करते थे, वैसे राष्ट्रकूट हुआ करते थे किसके? चालुक्य के। तो दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था और हिरण्य गर्भ परफॉर्म किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार। यहीं पे बाद में मालवा रीजन में परमार्स आए, और बाद में उसके बाद चौहान्स और तोमस यहाँ पे हुए, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार हैं, ये पाल हैं, और ये राष्ट्रकूट है। तो इन तीनों के बीच में एक कन्नौज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके लिए स्ट्रगल हुआ था। जीता कौन था फाइनली? एज सच कोई जीता नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल किया था, और गुर्जर प्रतिहार ने भी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंट्रोल किया। एज सच कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं थी है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 10 में कितना स्कोर आया आप लोगों का? 10 में कितना स्कोर आया? और लाइक वाइक तुम लोग नहीं करते हो ना वीडियो को, चलो कोई नहीं, हम भी याद रखेंगे। विच आर द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट बाई दी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है? कैलाश, आदि कुंभेश्वर, बृहदेश्वर, या फिर चेन्नकेशव? आराम से कर सकते हैं। कल ही जो मैंने करंट अफेयर का रात में वीडियो डाला था, उसमें ये चेन्नकेशव मैंने टेम्पल आपको बताया था, ये होयसाल डायनेस्टी ने बनवाया था, याद आ रहा है? और क्यों मैंने बताया था करंट अफेयर में? बिकॉज ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है इंडिया की। 42nd कौन सी बनी है जरा कमेंट में आप बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था चेन्नकेशव टेम्पल, और केशव टेम्पल, और होयसालेश्वर टेम्पल, है ना, होयसालेश्वर टेम्पल। तो ये जो चेन्ना केशव टेम्पल है, ये स्टार शेप्ड टेम्पल है, स्टार शेप्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पक्का पूछा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पूछ चुका है। और अब तो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके हैं तीनों टेम्पल, तो ऑब्वियस सी बात है पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और 42nd बना है हमारा जो शांति निकेतन है, जो 1901 में स्टैब्लिश किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और वो बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी वहाँ पे बना 1921 में, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बृहदेश्वर टेम्पल अभी देख रहे हैं हम, चोल डायनेस्टी ने बनाया, राष्ट्रकूट ने नहीं। कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल ये आपका वही रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल है जो कि एलोरा की केव्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसको औरंगजेब गधे ने काफ़ी बार तोड़वाने की कोशिश की। अभी इसको मैं गधा क्यों बोला हूँ औरंगजेब को, अभी इसका रीज़न बताऊंगा आगे। अभी मुगल में बहुत बड़ा वाला गधा था ये। FRB में तो क्योंकि लाइव क्लास होती ही नहीं है, तो फिर सोचते काहे को इतना वो करें। अभी उसको बताएंगे, प्रूव करवाएंगे, ठीक है। तो मोनोलिथिक ये था आपका। मोनोलिथिक मतलब एक स्टोन से रॉक कट था, रॉक को काट काट के बनाया गया था, एलोरा की केव्स में देखने को मिलेगा। और इसको कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया था। ये मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ाया था। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कैलाश नाथ टेम्पल ये किसने बनवाया था? ये सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बताया ना हो, ठीक है। कैलाश नाथ टेम्पल। व्हेन डिड दी मंगोल रूलर चंगेज खान डाई? ये कब मरा चंगेज खान? 1219, 1210, 1235 या फिर 1227? तो कैलाश नाथ टेम्पल पहले देख लेते हैं। ये पल्लवाज ने बनवाया था, ठीक है। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने शो टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए। व्हेन डिड दी मंगोल रूलर चंगेज खान कब मरा? तो चंगेज खान आपको पता है ये मतलब मंगोल था, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे। और इसने किस दिल्ली सल्तनत, कौन दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसके टाइम पे चंगेज खान ने इंडिया के आसपास इन्वेजन किया था, बट उस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने सक्सेसफुली इसको अवॉइड कर लिया। ये मरा कब? 1227 में मरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इल्तुतमिश का कंटेम्प्रेरी था ये। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेस्ट नोन चाहमाना रूलर? चाहमाना मतलब चौहान, वही चौहान कोई चाहमाना मतलब लिखते थे, ठीक है। तो कौन थे? पृथ्वीराज द थर्ड, विग्रहराज सेकंड, पृथ्वीराज फर्स्ट एंड वासुदेव फर्स्ट। बेस्ट नोन, तो बेस्ट नोन है पृथ्वीराज दी थर्ड, जिनको कि हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। वाई बेस्ट नोन? बिकॉज ही फॉट दी बैटल ऑफ तराइन विद दी मोहम्मद गौरी, है ना। मोहम्मद गौरी के साथ दो यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन लड़े, और उनके बारे में हमें पता है कि फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल में क्या क्या हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीच में बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो पहला वाला कब हुआ था? 1191 AD में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वी की जीत हुई थी, दैट इज़ पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी, ये जीते थे। सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन हुआ था दैट वाज फॉट इन 1192, और यहाँ पे गौरी जीता था। और इसके बाद गौरी ने किसको हराया था जरा बताइए कमेंट में, कौन सा इसने बैटल लड़ा था मोहम्मद गौरी ने? और किसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी? हु रोट दी पृथ्वीराज रासो बुक? इन विच ईयर डिड द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेड ट्रांस ऑक्सीनिया इन दी नॉर्थ ईस्टर्न ईरान? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न ईरान है उसको हम ट्रांस ऑक्सीनिया एम्पायर के नाम से जानते हैं। इसका भी जिक्र मैंने किया था अगर आपको याद हो FRB में।
1219, 1208, 1213, फिर 1205 कब जो है इन्वेजन किया था ट्रांसऑक्सीनिया में। तो ये ट्रांसऑक्सीनिया में इसका जो इन्वेजन हुआ था वो 1219 के समथिंग हुआ था, 1219 के समथिंग, ठीक है। और चंगेज़ खान के बारे में भी हम देख चुके हैं कि कब मरा था, 1227 में मरा था ये। हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन दी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो अभी हमने देखा किसने हराया, ये मोहम्मद गौरी ने हराया, ऑप्शन नंबर सी। और पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, जिसको कि एक फिक्शनल वो किया कंसिडर किया जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें माना जाता है कि सही नहीं है। जैसे इसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ले गया अपने वहाँ पे घुरिड एम्पायर में, और फिर वहाँ पे चंद बरदाई जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी मतलब वो है ना, आपने मूवी देखी होगी, लेकिन एक्चुअल में बातें ट्रू नहीं मानी जाती हैं, बताते हैं, ठीक है, चंद्र बरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी और बाकी ऑप्शंस इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आगे हैं, अब सारे ऑप्शन नहीं देख लेंगे तो आगे क्या घुइयाँ छीलेंगे। मोहम्मद गौरी अटैक्ड तबरिंदा दैट इज़ भटिंडा इन 1191 अ स्ट्रैटेजिक पॉइंट फॉर। तो मोहम्मद गौरी जो है ये सेकंड इस्लामिक इन्वेडर तो नहीं, थर्ड इस्लामिक इन्वेडर था। और इसने जो सबसे पहला अटैक किया था वो 1175 AD में अटैक किया था। कहाँ पे? मुल्तान में अटैक किया था। इसका जो अगला अटैक हुआ था, कमेंट में बताइए, गुजरात के पास में किस क्वीन ने इसको हराया था? किस क्वीन ने इसको हराया था मोहम्मद गौरी को? तो राणा कुंभा नहीं, राणा कुंभा जो है राणा सांगा के बाबा थे, मतलब राणा सांगा इनके पोते थे राणा कुंभा के। और राणा कुंभा किस से डायनेस्टी से थे? तो ये मतलब इनके फादर सिसोदिया डायनेस्टी से थे और मदर इनकी परमार डायनेस्टी से थी, ठीक है। ये राजस्थान का जो ये क्या बोलते हैं, मेवाड़ जो रीजन है वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। वहीं पे इनके पोते आते हैं जिनका नाम राणा सांगा, और राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप। राणा सांगा बाबर से लड़ते हैं और महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना। राणा सांगा खानुआ का युद्ध लड़ते हैं बाबर से, और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी लड़ते हैं अकबर से। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हेमू जो है, हेमचंद्र विक्रमादित्य इन शॉर्ट हेमू, इनको हम कहाँ पढ़ते हैं? इनको हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में पढ़ते हैं, जो हुआ था 1556 में, 1556 में, जब अकबर 13 साल का था। तो लीड कर रहा था फोर्सेस को बैरम खान, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बता दिया, बैटल ऑफ जो हल्दी घाटी हुआ था 1576 में, उन्होंने इस बैटल को लड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 1182 के समथिंग इस टाइम पे अटैक किया था, और गुजरात वाले यहाँ पे एरिया में। तो क्वीन नैकी देवी ने इसको हराया था, भगा भगा के चप्पलों से मारा था इसको। हाँ सही बता रहे हैं, हमने खड़े होकर देखा था। ठीक है, कि चले जाना यहाँ से, नहीं बता रहे हैं फिर अभी हम। क्वीन नैकी देवी एंड भीमा द सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD। तो जो पहला इस्लामिक इन्वेडर था, जो पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था वो 712 AD में ही हुआ था। बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है। हाँ आती हूँ अभी। चलो तो यहाँ पे सही, अगर आंसर की बात करें क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कहाँ से आया था? ये उमैयद जो किंगडम हुआ करता था सऊदी अरब में, तो वहाँ से आया था ये। और इसी ने ही सबसे पहले जजिया जो है लगाया था, ठीक है। इसी ने ही सबसे पहले जजिया लगाया था। बाकी इन सब के बारे में, गजनी के बारे में तो देख चुके हैं, 17 बार अटैक, और 16th अटैक सोमनाथ पे किया था, शिवलिंग तोड़ा था। और गौरी के बारे में भी देख चुके हैं। अच्छा, गौरी के बारे में मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी जो मैं बताना भूल गया, कि इसने कौन सा बैटल लड़ा था आफ्टर बैटल ऑफ तराइन। तो 1194 AD में इसने लड़ा था बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध लड़ा था, जहाँ पे किसको हराया था? जहाँ पे राजा जयचंद को हराया था इसने। राजा जयचंद कौन थे? ये गढ़वाल राजपूत थे एक, ठीक है। और माना जाता है कि जो संयोगिता थी पृथ्वीराज चौहान की वाइफ, वो इन्हीं की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 18, नैकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द वुमेन हु डिफीटेड। चप्पल से मारा था इसको, चप्पलों से। कौन था ये? 1178। गलती से आप मैंने 1182, ओके सॉरी ठीक है, 1178 होगा ये, ठीक है। 1178 होगा ये, 1178 AD। चलिए इतनी सारी डेट्स हैं, ठीक है। क्वीन नैके देवी ने किसको डिफीट किया? ये मोहम्मद गौरी को डिफीट किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मिनहाजे सिराज वॉज अ क्रॉनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ। अच्छा, मिनहाजे सिराज पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी कुछ किताबें लिखी गई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो मिनहाजे सिराज जो है, मिनहाजे सिराज किसके टाइम पे था? ये इल्तुतमिश के टाइम पे। तो इसने क्या लिखा था ये बताएगा? इसने कौन सी किताब लिखी थी, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, बिकॉज मैंने क्वेश्चन रखा है, जिसमें किसने ये बताया कि किस तरह से जो इल्तुतमिश था उसकी बेटी रज़िया सुल्तान को, जो उसके टर्किश नोबल्स हैं, उन्होंने उनसे रेजिस्टेंस इसको
फेस करना पड़ा, और उस रेजिस्टेंस को इसने दिखाया तबकत नसीरी में। रेजिस्टेंस इन दी सेंस कि वो नहीं चाहते थे कि एक वेमेन रूलर वहाँ पे बैठे, वेमेन थ्रोन पे बैठे, तो वो रेजिस्टेंस इसको देखना पड़ा, किसको, इल्तुतमिश की बेटी को, और वो दिखाया है तबाकत नसीरी में। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई होगी, देखते हैं कितने लोग को याद है, कि जो हिस्ट्री का कलेक्शन होता था, जैसे ये कोई बुक है तो इसको हम किस नाम से जानते थे, मैंने टी से कुछ बताया था, याद आ रहा है आपको? और कुछ और किताबें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि किताबुल हिंद, ये किसने लिखी थी? किताबुल हिंद ये किसने लिखी थी? और एक मैंने आपको, हाँ, पादशाहनामा, ठीक है, सॉरी पादशाहनामा नहीं, सिर्फ सिर्फ शाहनामा, ठीक है, सिर्फ शाहनामा, बिकॉज पादशाहनामा अलग है, वो जो है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। शाहनामा और पादशाहनामा दोनों अलग अलग हैं। तो किताबुल हिंद की अगर बात करें, यानी कि किताबुल हिंद का मतलब है कि इंक्वायरी इनटू इंडिया, ये किसने लिखी? ये लिखी बरौनी ने, ठीक है। कब लिखी ये? महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे लिखी थी, 1000 मतलब स्टार्टिंग ऑफ 11th सेंचुरी एडी में, ठीक है। वही 1010 मतलब ये वही 1010 एडी के टाइम पे लिखा था। और शाहनामा की अगर बात करें, फिरदौसी ने लिखा, ठीक है, फिरदौसी। और जो पादशाहनामा है वो हम आगे देखेंगे, वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी, शाहजहाँ के टाइम पे, वो शाहजहाँ की बायोग्राफी है। क्लियर इतनी चीज़? तो किताबुल हिंद और ये दोनों सेम टाइम पे लिखी गई थी, और इनको हम बोलते हैं तवारीख, तवारीख पे तवारीख, तारीख पे तारीख, और तारीख बोलते हैं, देखो, तारीख बोलते हैं एक को, और तवारीख बोलते हैं मल्टीपल को, ठीक है। तारीख बोलते हैं एक को, और तावारीख बोलते हैं कलेक्शन को, ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश? तो सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर कौन था? ऑप्शन है आपके मुदद्दिर, मलिक नाइक, जुनैदी, या फिर नुसरत खान। तो काहे रो रहा है भैया, कौन रो रहा है? इतने बड़े बड़े इमोजी। चलो, तो सही आंसर होगा निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ये इल्तुतमिश का वजीर था। वजीर कौन होता था? वजीर होता था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम होता था। अगला है, सुल्तान इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड अ मेटल कॉइन नेम्ड जीतल विच वाज मेड ऑफ। तो ये जीतल किसका बना होता था? तो सिल्वर टंका कॉपर जीतल, सिल्वर टंका कॉपर जीतल। इस नाम को आपको जाप करना है बस 5-6 दिनों तक, रट जाएगा आपको, ठीक है। 5-6 दिनों तक नहीं, अगर आप इसको बार बार बोलेंगे सिल्वर टंका कॉपर जीतल, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का जीतल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, लगे हाथ बता दो कि मौर्यास के टाइम पे हम मेटल को, या फिर वैदिक एज में मेटल को वेदों में क्या लिखा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वेमेन रूलर ऑफ मेडाइवल इंडिया फ्रॉम 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक? कौन थी? ये थी हमारी रजिया, है ना, जो गुंडों में फंस गई थी। कैसे गुंडे थे ये? कोई नहीं, टर्किश नोबल्स थे। तो जिसके पापा थे इल्तुतमिश, इसके जो पप्पा जान थे, जिनका नाम इल्तुतमिश था, तो इन्होंने एक चहलगानी सिस्टम लाए थे, या फिर तुर्काने चहलगानी, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स जो एडवाइज़ करते थे किंग को, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे एडवाइस करने के लिए। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ लॉयल थे अपने किंग से, जैसे ही किंग गया इनकी अपनी खुद की सत्ता चलने लगी थी। इसीलिए इनका पावर ब्रेक करने का काम किया दो रूलर्स ने, बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने, कायदे से इनको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि जानते थे कि वो उनके रूल के लिए थ्रेट हो सकते हैं। बलबन ने भी काम किया और अलाउद्दीन खिलजी ने भी। तो रज़िया सुल्तान ने रूल किया 1236 से लेकर 1240 AD तक, ठीक। और इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज़ आया था, जो इल्तुतमिश का बेटा था और रज़िया सुल्तान का हाफ ब्रदर था। हाफ ब्रदर इन द सेंस कि आपको पता है मल्टीपल वाइफ्स होती थी इनकी। तो रज़िया सुल्तान वाज फ्रॉम अनदर वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, और वो रुकनुद्दीन अलग से थे। रुकनुद्दीन वो तुर्काना शाह करके इसकी वाइफ थी इल्तुतमिश की, तो उससे हुआ था वो। तो तुर्काना शाह और रज़िया सुल्तान, तो वो जो रुकनुद्दीन था मरवाना चाहते थे रज़िया को, बट रज़िया वॉज क्लेवर, उसने लोगों को उसी खिलाफ भड़का दिया, उन्हीं खिलाफ, और उनको जो है इम्प्रिजन करवा दिया और खुद रूल में गद्दी में बैठ गई रज़िया सुल्ताना, ठीक है, 40 AD तक। बट 1240 में इसकी भी हत्या करवा दी जाती है। खोखर जाट ट्राइब है, उसने हत्या कर दी। अभी अल्तुनिया के साथ वापस लौट रही थी दिल्ली में रूल करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्काने चहलगानी। तो किसने तुर्काने चहलगानी सिस्टम लाया? तो अभी हमने देखा इल्तुतमिश लाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इल्तुतमिश ने और क्या किया था? इल्तुतमिश ने, चलो मैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपको बताऊंगा। हाँ, यही तो बताना चाह रहा था मैं। हाउ मेनी स्टोरेज डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली? तो कुतुब मीनार में कितने स्टोरे हैं, कितने माले हैं, और मंजिल है इसके साथ साथ बताइएगा कि इसकी हाइट कितनी है।
इसकी हाइट कितनी है? तो कुतुब मीनार की अगर बात करें तो ये मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, जो कि एक कौन थे? एक सूफी संत थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना चालू किया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया, और आखिरी का जो माला है जो बिजली की वजह से टूट गया था उसको FST दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया। 5 माले थे। हाइट दीन का झोपड़ा। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा, और जो कि एंट्रेंस था। कुव्वतुल इस्लाम पास में ही है, और जो महरौली वाला है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, सेकंड ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर इसमें इसने बिल्ड करवाया था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। ये एक मॉस्क थी, ये मस्जिद थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रूलर प्रीडिसेसर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक और पूर्ववर्ती में का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? अब ये आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे कि रूलर का मतलब है यहाँ पे रूलर, और उससे पहले कौन आया था। अगर फिर भी ये चीज़ आपको समझ नहीं आती तो खुद ही सोचो, इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो गियाजुद्दीन से मोहम्मद पहले आया था फिर बाद में आया था, तो ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, जिसका एक्चुअल नाम क्या था? कोई बताएगा? गियाजुद्दीन तुगलक का एक्चुअल नाम क्या था? तो इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक नाम था, जिसने खिलजी वंश को रिप्लेस किया था, है ना। खुसरो खान को मारा था, खुसरो खान को मार के आया था थ्रोन पे, गाजी मलिक नाम था, फिर गियाजुद्दीन तुगलक नाम रखा। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बेटा, इसको मार के। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका कजिन आया फिरोज शाह तुगलक, ठीक। जलालुद्दीन के बाद इसका नेफ्यू और सन इन लॉ आया अलाउद्दीन, इसको मार के, ठीक है। तो यानी ये एक क्वेश्चन के 3 आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर यही होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पहले आया था। यहाँ पे सब बाद में आ रहे हैं, सब बाद में आ रहे हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के पहले आया था, जलालुद्दीन खिलजी वॉज दी फाउंडर। और फिर आप देख सकते हो ये एकदम सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन है, तो आंसर इन्हीं में से होना है। तो जलालुद्दीन खिलजी पहले आया, तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। जहाँ पे इसने हमने देखा था जो स्लेव डायनेस्टी है उसका लास्ट रूलर कौन था? कैकुबाद। एक और छोटे कुछ दिनों के लिए रूलर आया था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कैकुबाद को ध्यान रखना है, कैकुबाद जो सन इन लॉ था, मैं सॉरी सन इन लॉ बोल रहा हूँ, ग्रैंड सन था। किसका? बलबन का ग्रैंड सन था। अच्छा, बलबन का एक सन था, बलबन का एक बेटा था जिसने कि बंगाल पे रूल किया था। बलबन वो जीत के उसको दे आया था, उसका नाम बता सकते हैं? नाम बता दिए, सही बता रहे हैं अभी, मतलब 10 रुपये कैशबैक दे देंगे गूगल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टीज? तो पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, उसके बाद कौन कौन सी आई थी, तो हमने किस तरह से इसको याद किया था? बड़ा आसान है याद करना, सख्त सा लौंडा, ठीक है, सख्त सा लौंडा। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, जिसको कि हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, मामलुक आर्किटेक्चर इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी। तो खिलजी के बाद लोदी, और लोदी के बाद सैयद, ना सैयद पहले, लोदी तो लास्ट में आए थे, लोदी तो लास्ट में आए थे। खिलजी और अर्ली टर्किश, रुको 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 रुको, तुगलक के बाद खिलजी आए थे, और सॉरी खिलजी पहले आए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। खिलजी पहले आए। टर्किश, अर्ली टर्किश रूलर्स, राजपूत डायनेस्टीज, खिलजी डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी पहले आई, बिकॉज आपको पता है कि सबसे पहले दिल्ली को किसने कैपिटल बनाया? तोमर डायनेस्टी ने, जो राजपूत डायनेस्टी थी। चौहान भी राजपूत थे, तभी तो हराया मोहम्मद गौरी ने। और गौरी ने स्लेव डायनेस्टी, स्लेव क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का स्लेव था। गौरी के और कौन कौन स्लेव थे? यल्दूश था, यल्दूश था, ठीक है, कुबाचा था, और ये था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बंगाल में रूल कर रहा था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, उसने तोड़ा बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। उस खिलजी का इस खिलजी से कोई लेना देना नहीं, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन वाले खिलजी से। तो खिलजी आए, उसके मतलब उसके बाद स्लेव, उसके बाद खिलजी, और उसके बाद तुगलक आया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड बिफोर द पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली? निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? गियासुद्दीन बलबन, अनंगपाल, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था, तोमर वंश ने सबसे पहले कैपिटल बनाई थी, और अनंगपाल जो है तोमर वंश के ही राजा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, डेथ कैसे हुई थी, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही विच इज़ अ पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तारीख मुबारक शाही कैसे करेंगे? अब देखो, जवाहर फी जवाही, ये तो पढ़ा ही नहीं था आपको। खजान खुल खरान, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ा है आपको। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा याबीन अहमद सरहिंदी। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, एस से शाही,
एसएसए सिरहिंदी और एसएसए सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो रूलर था मुबारक शाह, उसके टाइम पे उसका एक तरह से टेन्योर के बारे में इसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था ये आपको बताना है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है इसको लिखा था बरौनी ने, ठीक है, बदौनी नहीं, बदौनी अब्दुल कादिर बदौनी अकबर के टाइम पे आएंगे, ये हैं बरौनी। ये बरौनी ने लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। फ़िरोज़ शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के बारे में हमें जो पता चलता है कि वो एकदम गदाहा आदमी था, यानी कि वो वाइजेस्ट फुल था, वो हमें बरौनी के तारीख़ फ़िरोज़ शाही से ही पता चलता है। तो सैयद का जो फाउंडर था दैट वॉज तैमूर का जो एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था खिज़्र खान। सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो या फिर चौगान खेलते वक्त इसकी जो है डेथ हो गई थी, है ना। और इल्तुतमिश ने कहा मर गया डैश। अगला क्वेश्चन है 29। द डैश वॉज अ टेरिटोरियल। इन लोगों को थ्रोन में बैठने की बड़ी जल्दी रहा करती थी, मतलब ये भी नहीं कि ठीक है फादर ही हैं, मतलब फादर मदर कुछ नहीं देखते थे, मतलब सीधे मारो थ्रोन पे बैठो। ये खासकर इस्लामिक इन्वेडर्स जो आए उनमें खासकर ज़्यादा ही देखने को मिला। खैर चौगान खेलते बिल्कुल सही विष्णु। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुक की हायर पोस्ट लो, अच्छा कुक की हायर बादल अभी देखेंगे, हाँ वो भी देखेंगे। जो हमारा लाडा पीरा कुक वाइन डिस्लर उनको हाई पोस्ट पे बिठाने का काम किया था एमबीटी ने, इसीलिए उसको हम जानते हैं वाइजेस्ट फूल के नाम से, है ना। द डैश वॉज अ टेरिटोरियल। हाँ तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐड की जा सकती है बिल्कुल कि इसी पर्टिकुलर फिरोज शाही में इसने बताया, तो इन्होंने बताया था बरौनी ने, मैंने आपको एफआरवी में बताया भी था कि लाडा और पीरा जो थे, ठीक है, जो कि कुक थे, तो इनको जो है इसने हाई पोस्ट पे बैठाया। लाडा पीरा को, गार्डनर को, वाइन डिस्टिलर को, इन सब को हाई पोस्ट पे बैठाया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इसके पॉलिटिकल जो हैं वो सही नहीं था, मतलब पॉलिटिकली ये बंदा सही नहीं था, मतलब ढंग से डिसीजंस नहीं ले पा रहा था। द डैश वॉज अ टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड नोबल्स इन लिव सर्विसेज दे परफॉर्म्ड फॉर द स्टेट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो कौन था यह टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दैट वाज इक्ता। किसने इंट्रोड्यूस किया था, आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश। ये था क्या, ये था ये कि जहाँ पे एक पार्ट ऑफ लैंड आपको दिया जाएगा और आपको उसके अवज में सैलरी या फिर उसके जो रेवेन्यू होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जो भी आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसका सर्टेन पार्ट दिया जाएगा और आपको उसके अवज में मिलिट्री कैंपेन्स लीड करने और किंग को का जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मिलिट्री साथ में लेके आनी है। इन इक्ता को जो लीड कर रहे थे, इन इक्तास को जो लीड कर रहे थे उनको हम वाली या फिर मुक्ति बोल रहे थे या फिर इक्तेदार बोल रहे थे। अब जमींदार, जागीरदार, इजारदार, ये सब इक्तादार, ये सब अलग अलग होते हैं। ये इक्ता सिस्टम तो यहाँ से शुरू हुआ है, आगे जब मुगल्स में आएंगे तो वहाँ पे ज़मींदार, जागीरदार और इजारदार ये सब आते हैं। मुहतासिब कौन होते हैं, मुहतासिब होता है रिलीजियस ऑफिसर, ये होता है रिलीजियस ऑफिसर, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यही इक्ता सिस्टम जो है हम विजयनगर एम्पायर में देखेंगे मॉडिफाइड फॉर्म में। अकबर के टाइम पे भी कुछ ऐसा सिस्टम आया था, अगर आप अभी कमेंट में लिख सकते हैं तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। With reference to the administration of the Delhi Sultanate, which of the following was the Department of State Correspondence? राज्य पत्राचार विभाग कौन सा था। कॉरेस्पॉन्डेंस में ना को होता था पत्र इधर से लेके उधर देना, ये सब। दीवाने अर्ज नहीं, ये क्या था, ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट। और इसको किसने सेटअप किया था ये आपको बताना है। दीवाने खैरात, ये तो था डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन, जहाँ बच्चियों की शादियों के लिए डोनेशन दी जाती थी, ये किसने सेटअप किया था। दीवाने रिसालत, रिसालत ये जो है आपका रिसालत था अपील्स का, ठीक है, ये अपील्स का हुआ करता था, तो ये भी नहीं होगा, बच गया करेस्पॉन्डेंस वाला इंशा। कमेंट में आप बताइए दीवाने वजारत किसके लिए था, दीवाने मुस्तखराज किसके लिए था, मुस्तखराज। और दीवाने आपका ये दीवाने रियासत ये किसके लिए था, वो रिसालत था अपील्स के लिए, ये रियासत है, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है इसको सेटअप किया था बलबन ने, बलबन ने सेटअप किया था। डोनेशन वाला दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, बंदगान का मतलब होता है स्लेव्स, इसको एफएसटी ने फिरोज शाह तुगलक ने सेटअप किया था। वजारत, दीवाने वजारत की अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस होता है। दीवाने मुस्त खराज ना कि खराट, खराज है ये डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, एरियर मैंने आपको बताया था जो पेंडिंग पेमेंट्स वगैरह होती हैं उसको हम एरियर बोलते हैं। और रियासत की अगर बात करें ये एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, उसका नाम बताइए। 30 में आपका कितना स्कोर आ रहा है वो बताइए, और जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा वो बताइए। और सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर लेंगे, अपनी हेड को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे और अपनी बोतल खोलेंगे पानी वाली और पानी पी लेंगे।
पानी का घूंट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या होगा? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, दैट इज़ MBT ने इस्टेब्लिश किया था, वो दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये था आपका दीवाने को, ठीक है, या फिर दीवाने को ही, ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और अपनी आँखों को भी ज़रा ब्लिंक कर लेंगे थोड़ी देर तक के लिए, है ना, 5-10 सेकंड के लिए, सो दैट आपकी आँखें लुब्रिकेट हो जाएं, ठीक है। पूरा ध्यान रखते हैं हम आपका, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हिस्ट्री पढ़ा दिया फिर जीके पढ़ा दिया और ख़त्म बात है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, LIC की तरह। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एक्चुअल पावर एंजॉयड बाई बलबन। तो बलबन ने एक्चुअल अमीरी कब देखना स्टार्ट किया? आराम शाह के टाइम पे उसको आराम देखने को मिला, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, अलाउद्दीन मसूद या फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह। बेटा योगा नहीं करेंगे अभी, योगा आखिरी में तुमको करवाएंगे अनुराग, है ना, अभी योगा नहीं करेंगे। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आराम शाह कौन था? आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश ने इसी के डर की वजह से लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी थी इल्तुतमिश ने, है ना, हम लोग को याद है। किसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट किया था, ये बताइए ज़रा। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ वही है जो इल्तुतमिश के मरने के जस्ट बाद आता है, कुछ महीनों के तक के लिए रहता है और उसके बाद आ जाती है रज़िया, तो ये भी नहीं होगा। अलाउद्दीन मसूद भी नहीं, ये है आपका नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये इल्तुतमिश का पोता है, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसके टाइम पे ही बलबन जो है अच्छी खासी पोजीशन एंजॉय कर रहा था, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर वज़ीर की पोजीशन एंजॉय कर रहा था ये, ठीक है, बलबन इसके टाइम पे। और इसी के बाद आता है बलबन, ध्यान रखिए इस चीज़ को। 1206 से लेके 10 तक कुतुबुद्दीन रहता है, 1236 से लेके 1210 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश रहता है, 1236 से लेके 1240 तक रहती हैं हमारी रज़िया जी, ठीक है। और 1240 से लेकर 66 के बीच में ये मेनली रहते हैं हमारे, वैसे 45 तक आते हैं ये महमूद शाह, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्का दुक्का और छोटे छोटे रूलर आए लेकिन ज़्यादा चले नहीं वो। और 1266 1266 में आता है बलबन और 1287 तक रहता है 1287 में। अच्छा, 10 रुपये के कैशबैक की मैंने तुमसे बात कही थी कि बलबन का कौन बेटा था जिसको इसने बंगाल पे बोला कि जा बेटे राज कर वहाँ पे, तो उसका नाम था बुघरा खान, ठीक है, बुघरा खान उसका नाम था बलबन के बेटे का जो बंगाल में रूल कर रहा था, ठीक है। सर फिरोज शाह कहाँ आएगा? फिरोज शाह इसी के बीच में है बस ये, ठीक है, इसी के बीच में दब गया बेचारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक तबाकत नसीरी, तो जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, मिनहाजुस सिराज, वही क्रॉनिकलर जो इल्तुतमिश के टाइम था, रज़िया के बारे में उन्होंने लिखा था। बरानी का देख चुके हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, ठीक है। मुबारक शाही किसने लिखी थी हमने देखा था, और वो किसके टाइम पे? सैयद डायनेस्टी के टाइम पे लिखी गई थी, ये आपको नहीं भूलना है। आमिर खुसरो और ये देखेंगे अलबरूनी हम देख चुके हैं, इन्होंने क्या लिखा था? अलबरूनी ने लिखी थी आपकी कौन सी, अरे यार कौन सी लिखी थी ये, अरे कौन सी बताई थी, तहकीक हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद। अगला है हमारा 33rd, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया। तो इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो इंडिया में किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। किस कंट्री से आया था ये? मोरक्को से आया था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही कंटेम्प्रेरी है हमारा विजयनगर और ये जो बामानी किंगडम है, तो उनके कोर्ट में भी जाता है। मैंने आपको बताया था इज़ लाइक सेकंड पॉल हेमन आफ्टर हुम। पहला पॉल हेमन हमारा कौन सा था? ये मेडिवल हिस्ट्री का पॉल हेमन है। और एंशियंट हिस्ट्री का पॉल हेमन कौन था हमारा? बताइए जरा कॉमेंट में। आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो नहीं छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, और कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ना, किसने मतलब वाइजेस्ट फूल जाना जाता है, क्यों? क्योंकि किसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। इसी नहीं दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी कैपिटल शिफ्ट करी थी, ठीक है। दौलताबाद या फिर देवगिरी इसी ने कैपिटल शिफ्ट करी थी। और इसके खुरासान एक्सपीडिशन इसका जो फेल्ड रहा था, कराची एक्सपीडिशन फेल्ड रहा था, ठीक है। तो इसके फेल्ड एक्सपीडिशंस थे, तो इसकी वजह से इसको दीवाने को डिपार्टमेंट सेटअप किया था। और एक चीज़, जो इसका फादर था दैट इज़ गियासुद्दीन तुगलक, दैट इज़ गाजी मलिक, उसने कौन सी सिटी इस्टेब्लिश करी थी? तुगलकाबाद। और इसका जो कज़िन था फिरोज शाह तुगलक, इसने फ़िरोज़ाबाद, फ़तेहाबाद, जौनपुर सिटी इस्टेब्लिश करी थी। जौनपुर जो सिटी इसने इस्टेब्लिश करी थी वो अपने कज़िन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे करी थी, बिकॉज इसका नाम था प्रिंस जौना। बलबन का नाम भी बचपन में जौना ही हुआ करता था, ठीक है। तो मल्टीपल रूलर्स हैं जिनके नाम आपको जौना देखने को मिलेंगे। हु ऑफ अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। भारत का तोता कौन था इसमें से?
तो ये तोता कौन था? तानसेन जी थे? नहीं, तानसेन अकबर के कोर्ट में नवरत्न में से एक थे, हम उनके बारे में आगे देखेंगे। इन्होंने ध्रुपद कंपोज किए भगवान के लिए, रामतनु पांडे नाम था। इब्ने बतूता बगल में जूता रख के आया था, कब हमने देखा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से मोरक्को से आया था। आमिर खुसरो, ये किसके टाइम पे था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये था ये, और इसी ने खिलजी को टाइटल दिया था क्या? सिकंदर आज़म का। सिकंदर आज़म का टाइटल दिया था। सिकंदर सैनी का टाइटल खिलजी ने लिया था जब उसने साउथ इंडिया को कॉन्कर कर लिया था विद द हेल्प ऑफ हिज मिलिट्री कमांडर मलिक काफूर। ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में अभी देख चुके हैं, ठीक है। और आमिर खुसरो को ये टाइटल पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूते हिंद बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुम हमको टाइटल दो, हम तुमको टाइटल देंगे, ठीक है, तूते हिंद। न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा था यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस। तो सिजदा और पैबोस की व्यवस्था जो है किसने शुरू करी? मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद, गियासुद्दीन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये स्टार्ट किया गियासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सिजदा का मतलब है कि जैसे ही रूलर दिखे सिजदा करो, उसके सामने झुक जाओ। पैबोस का मतलब उसके पैर चाटो नहीं, मतलब चूम लो, चाटो नहीं तो कम से कम मतलब कि किस द फीट ऑफ द रूलर। ये इसने क्यों स्टार्ट किया था? सो दैट ये जो किंग है उसकी एक तरह से अथॉरिटी को और स्ट्रेंथन कर सके। बिकॉज आपको पता है इससे पहले ये रहा करते थे ये टर्किश नोबल्स। ये टर्किश नोबल्स बड़े वैसे टाइप के थे, मतलब कि किसी को भी किंग बनवा देते थे, फिर उसी को मरवा डालते थे, फिर किसी और दूसरे किंग बनवा देते थे। तो उनकी पावर अथॉरिटी को ख़त्म किया उसने, चहलगानी को, और इसने जो है सिजदा और पैबोस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। और ख़ुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताता था स्लेव, लेकिन आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताता था खुद को। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट टू सोल्जर्स इन दी दिल्ली सल्तनत। तो किसने दाग और हुलिया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? तो हम देख चुके हैं कि दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। और हुलिया जो सिस्टम है, जिसको कि हम चेहरा सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे जो भी आपके सिपाही हैं उनको एक तरह से अपना आधार कार्ड टाइप का टांग के रखना होगा। दैट वाज मतलब एक तरह से उनका रजिस्टर में चढ़ रहा है कि भाई तुम्हारा ये, या फिर आईडी कार्ड उनको रखना है, सो दैट डबल काउंटिंग वगैरह ना हो सके। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, इक्ता सिस्टम को आके इसने ख़त्म किया था। ध्यान रखिएगा इक्ता सिस्टम को। क्यों? क्योंकि इसने जो है इनको सैलरी पे करना स्टार्ट कर दिया था। ना कि तुम लैंड तुमको देंगे और तुम इक्तेदार या मुख्तिया वाली कहलाओगे और वहाँ से लैंड रेवेन्यू लोगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हम सैलरी देंगे और सैलरी कम देंगे। और कम सैलरी में भी अलाउद्दीन खिलजी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही इफेक्टिवली चला ले गया। क्यों चला ले गया उसका कारण आप बताएंगे कमेंट में। 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज अपॉइंटेड एज अमीर तुजुक बिफोर बिकमिंग द सुल्तान। किसको मास्टर ऑफ सेरेमनीज की पहले पोजीशन मिली थी मतलब वो बाद में दिल्ली सल्तनत का रूलर बना था? ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो इसका ससुर और मतलब मामा था, तो उसके अंडर में ये तो अमीर तुजुक था, और बाद में उसी की डेथ मार के ये बन गया रूलर, ठीक है। और चलो यहाँ पे मैं वो उसका आंसर बताता हूँ कि कैसे ये मैनेज कर लिया गया लो सैलरी में भी, क्योंकि ये जाना जाता है अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। और इसने कितने टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे ये भी आप कमेंट में बताएंगे। तो मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। किस तरह के मार्केट रिफॉर्म्स ये लेके आया था? तो हमने देखा था इसने शहनाई मंडी अपॉइंट कर रखे थे ऑफिसर्स, जो ये देखेंगे कि भाई जो कम, अब इसने कैसे मैनेज किया उस चीज़ को, लो सैलरी को? क्योंकि मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा, मेंटेन करके रखा था। कोई भी उस प्राइस से ऊपर बेचेगा तो उसको जो है दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ये काम शहनाई मंडियों का देखना का। इसने सराय आदिल बनवाया जो क्लॉथ मार्केट है, यानी मार्केट कंट्रोल अच्छे से इसने कर लिया, जिसकी वजह से प्राइसेस हाइक नहीं किए, तो लो सैलरी में भी सैनिक सर्वाइव कर ले गए। शहनाई मंडी और सराय आदिल, ध्यान रखना, सराय आदिल वॉज द क्लॉथ मार्केट, ठीक है। और इसने कितने तरह के टैक्स लगाए थे? 3 तरह के टैक्स लगाए थे। वो कौन कौन से थे? एक तो खराज था। खराज किस तरह का टैक्स था? हमने देखा था लैंड रेवेन्यू पे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा। घरई था जो कि हाउस टैक्स था, और चरई था जो कि पैस्टोरल टैक्स था। घरई, चरई और खराज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के क्वेश्चन अब यहाँ पे आ चुके हैं। दरोगा हप्पू सिंह ने बिल्कुल सही ऐड किया है कि सेकेंड सिटी जो सिटी जो है डेवलप करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये गैरिसन टाउन था आर्मी को रखने के लिए, बहुत अच्छे, ठीक है। और देवगिरी किसने शिफ्ट करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, वो देख चुके हैं अभी हम, ठीक है। और दिल्ली कितने सिटी से मिलकर बना हुआ था? टोटल कितनी सिटी से मिलकर बना हुआ था जरा बताइए? 5, 6, 7, 8 ऑप्शन में आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की अगर बात करें तो ये 1336 ईस्वी में बनता है, 1336 AD में बनता है।
और इस विजयनगर एम्पायर में आती हैं 4 हमारी डायनेस्टीज़। वो 4 डायनेस्टीज़ कौन सी हैं? संगम, सुलुफ, तुलुफ और अराईवीडू। ये 4 डायनेस्टीज़ आती हैं इसमें, ठीक है। और इनका आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि संगम ने कब से कब रूल किया, सुलुफ ने और तुलुफ ने 1485 तक। सुलुफ की अगर बात करें 1485 से लेके 1505 तक। तुलुफ की अगर बात करें 1505 से लेके 1570 तक। और अराईवीडू की अगर बात करें 1570 से लेके फिर 1565 से कहीं कहीं पे भी आपको दिख जाएगा से लेकर 1646 तक ये रूल रहा था 4 डायनेस्टीज़ का। तो जो विजयनगर एम्पायर का फाउंडर होगा वही संगम डायनेस्टी का, या फिर वैसे वैसा। और ये कौन थे? हरिहर एंड बुक्का थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और 7 सिटीज़ से मिलकर बना हुआ था दिल्ली आपका। क्लियर रहती चीज़? आगे बढ़ें भी और कुछ 1485 और हाँ चलो अभी तो आगे क्वेश्चन आएंगे। हरिहर एंड बुक्का established an independent state in Karnataka and established the capital city of Vijayanagar on the banks of which river? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक रिवर थी, ठीक है, कृष्णा, और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी थी तुंगभद्रा, जिसके नीचे तक का पूरा ये इनका एम्पायर इन्हीं का था विजयनगर। इसके ऊपर किसका एम्पायर था जरा बताइए कमेंट में। और तुंगभद्रा, ठीक है, जो कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी, और यहीं पे इनकी कैपिटल थी जिसका नाम क्या था? हम्पी। ये किस गॉडेस से नेम आया था? पंपा देवी से नाम आया था ये, पंपा देवी। विजयनगर का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ विक्ट्री इसका मतलब होता है, ठीक है। कर्नाटक, और ज़रा बताइए इनके जो कंटेम्प्रेरीज हुआ करते थे इनको किस नाम से जानते थे? इनको किस नाम से जानते थे इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे? एक तो आपको चलो ठीक है नरपति तो एक हो गया, ठीक है, नरपति हो गया ये। अश्वपति कौन हुआ करता था और गजपति कौन हुआ करता था? अश्वपति और गजपति। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनके कंटेम्प्रेरीज किस नाम से जाना करते थे, वो जानते थे इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ, ठीक है, कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे इनको कंटेम्प्रेरीज। अश्वपति होते थे हमारे ये जो बहमानीज वाले थे, बिकॉज ये घोड़े अच्छे थे, है ना, ये ग्रीक से ऐसा माना था आए थे। गजपति जो हमारे उड़ीसा के रूलर्स थे उनको गजपति के नाम से जाना जाता है, जिनको विजयनगर एम्पायर ने डिफीट करने का काम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द तुलुवा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो संगम तो हमने देख लिया। सुलुफ किसने फाउंड किया? सुलुफ नरसिम्हा ने फाउंड किया। जो सुलुफ डायनेस्टी है जो इसके बाद आई थी उसको सुलुफ नरसिम्हा ने फाउंड किया। तुलुफ को किसने फाउंड किया? तो तुलुफ को नरसक नायक ने। कहीं कहीं पे आपको वीर नरसिम्हा भी देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल में नरसक नायक ही इसके फाउंडर थे, ठीक है। एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि CHSL मैंने ऑफिशियल आंसर की नहीं देखी है, जनरली स्पीकिंग, कि इसमें क्या इन्होंने आंसर मारा है, बट एक्चुअल में नरसक नायक होने चाहिए। नरसक नायक ही थे एक्चुअल में, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे ना होता है वीर नरसिम्हा को मान लेता है। अच्युतराय तो कृष्णदेव राय के भाई थे जो तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन फाउंडर नहीं थे ये, ठीक है। तुलुव डायनेस्टी और पूरे विजयनगर एम्पायर के जो सबसे फेमस और सबसे प्रोफाउंड रूलर थे, वो सबसे पावरफुल रूलर थे, वो कृष्णदेव राय ही थे। इन्हीं के टाइम पे ये एम्पायर बहुत फ्लरिश किया था कर्नाटक रीजन में। तो नरसक नायक लगाना है। बाकी अगर कोई इस आंसर की से निकाल के अगर एक बार कंफर्म कर देगा कमेंट में, अभी नहीं, अभी तो क्योंकि कोई लिखेगा हाँ ये होगा वो होगा कमेंट में, ठीक है, बाद में आराम से, नहीं तो मैं भी क्योंकि देख लूँगा आंसर की से, मैं कंफर्म कर दूँगा। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की से इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो कि अगर कल को फिर से क्वेश्चन पूछा तो हम लोग चैलेंज ही तो कर पाएंगे इसको, इसलिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपके स्कोर आप बता सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। और हमारा कितना टाइम हो गया? 11 बज गया। हमने कब स्टार्ट किया था? 10 बजे, यानी 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कर लिया, है ना। बड़ा स्मूथ लेक्चर चला आज का, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में एंशिएंट में हो गया था ना, लैपटॉप नहीं चल रहा, ये वो थोड़ा सा नौटंकी ज़्यादा हो गई थी उसमें, है ना। 41 हु अमंग दी फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमानी? निम्नलिखित विजयनगर, और पूरे 100 क्वेश्चन भी नहीं है शायद, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश तो कर रहा था 100, लेकिन 100 बने नहीं। तो हु अमंग दी फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमानी? निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमानी से किया था? हरिहर सेकंड, देवराय सेकंड, देवराय वन, या फिर कृष्णदेव राय? तो बहमानी रूलर कौन है? तो अभी मैंने बताया कृष्णा रिवर के ऊपर ये बहमानी किंगडम था, ऊपर बहमानी किंगडम था, जिनकी कैपिटल बताएंगे आप क्या थी? तो ये देवराय वन को डिफीट किया था फिरोज शाह बहमानी, और इनकी बेटी से शादी कर ली थी। अरे क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन है अभी, चलो वही मैं सोचा विजयनगर के एम्पायर बड़े जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो देवराय वन को हराया था, और देवराय वन के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था? देवराय टू के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, ये आपको बताना है।
तो देव राय के टाइम पे आए थे निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी। देव राय 2 के टाइम पे पर्शियन ट्रैवलर अब्दुर रज़ाक। और अच्युत देव राय के टाइम पे कौन आया था? अच्युत देवा राय के टाइम पे कौन आया था? तो ये था हमारा फरनाओ नुनीज़, ठीक है, फरनाओ नुनीज़ आया था अच्युत देवा राय के टाइम पे। तो यहाँ इनकी कैपिटल हुआ करती थी गुलबर्ग। और अभी हम देखेंगे गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल किसने शिफ्ट किया, वो भी देखेंगे। तो फिरोज शाह बहमानी ने हराया और फिर हार गया, फिर अगली बार फिर वो हराने आया, देवराय 1 ने हरा दिया। फिर देवराय 1 बैठ के सोच तो रहेंगे फालतू में अपनी लड़की दे दी। 42 हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वर द फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके ये सामंत हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर जो था? ककातियास, हरिहर 1, देवराय 2 या फिर तिरुमला राया। तो ककातियाज ऑफ वारंगल जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, याद आ रहा है आपको ककातियाज ऑफ वारंगल? मैंने आपको पढ़ाया था जो यहाँ पे चालुक्याज रूल कर रहे थे। तो चालुक्याज की जगह कौन आए थे? यादव्स ऑफ देवगिरी एंड ककातिया ऑफ वारंगल। और यहाँ पे पल्लव्स की जगह पे आए थे आपके पल्लव्स चोलव्स की जगह होयसाल डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल हलेबीडू थी, है ना। और द्वार समुद्रम में हराया था मलिक काफूर ने। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर मिलिट्री कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, या फिर 1000 दिनार। क्यों? जिसको 1000 दिनार देके अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास भी बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिरी फोर्ट भी बनवाया था, सिरी मतलब सिटी और सिरी फोर्ट भी। तो वो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि किस तरह उसने हराया किसको यहाँ पे, यादव्स ऑफ देवगिरी को, ककातियाज ऑफ वारंगल, होयसाल डायनेस्टी को हराया द्वार समुद्र में, और पांड्यास को हराया ऑफ मदुरई। और फिर यहाँ पे बैक टू वो चला गया दिल्ली, ठीक है। तभी इसने टाइटल लिया अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सैनी, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अच्छा, सिकंदर, सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर, किसको हम नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं? हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया? बताइए जल्दी से, किसको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं हम? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? तो विजयनगर वाले जो है ककातियास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, इनके सामंत हुआ करते थे, ठीक। और नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया हम बोलते हैं राजेंद्र चोला 1 को, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, राजेंद्र चोला 1 को। और ये जो है इन्होंने ही मैंने आपको पढ़ाया था कि सीलोन दैट इज श्रीलंका पर कब्जा किया था। और जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी, शैलेंद्र डायनेस्टी कहाँ पे? इंडोनेशिया में जो रूल कर रही थी, उसको इन्होंने ख़त्म किया था अपनी नेवल एक्सपीडिशन के थ्रू, क्योंकि ये नेवी इनकी बहुत एफिशिएंट थी। राजेंद्र या फिर जो चोला एम्पायर थे उनके, खासकर राजेंद्र चोला 1 के टाइम पे पीक में हुआ करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सबअर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगालपुरम आफ्टर हिज। तभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से विजयनगर जो एम्पायर के सबसे हमारे बिगेस्ट सबसे फेमस सबसे पावरफुल रूलर थे कृष्णदेव राय। इनकी बुक्स के नाम बताइए, इनके टाइटल कौन कौन से लिए थे वो आप नाम बताइए, बुक्स और टाइटल। तो नगालपुरम जो है इन्होंने अपनी मदर के नाम पे डेवलप किया था, ऑप्शन नंबर सी नगालपुरम, ठीक है। और ये जो है विजयनगर एम्पायर, ये अपने स्टेप्ड टैंक के लिए जाने जाते थे। एक स्टेप्ड टैंक का नाम बताइए जो कि अर्बन सेंटर में पानी सप्लाई करता था, या फिर रॉयल जो सेंटर था वहाँ पे अर्बन कोर में पड़ता था आपका। मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? यहाँ पे एक आपका ये वैली थी, ठीक है। यहाँ पे हीरिया कैनाल एक हुआ करता था, गाना चलता था यहाँ पे, हीरिए हीरिए, ठीक है, ऐसे करके ठीक है। और लोग सिंचाई करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका था क्या? सेक्रेड सेंटर, ठीक है। यहाँ पे था सेक्रेड सेंटर जहाँ पे आम लोग रहते थे। और यहाँ पे था आपका अर्बन कोर, और यहाँ पे था आपका रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर के नॉर्थ ईस्टर्न में था अर्बन कोर, यहाँ पे मस्जिदें वगैरह ये बनी हुई थी, ठीक है। कोई आता वाता है तो उसको लिए यहाँ पे। रॉयल सेंटर यहाँ पे था जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, किंग लोग रहा करते थे यहाँ पे। कौन कौन सी बिल्डिंग्स मैंने आपको बताई थी रॉयल सेंटर पे, जरा कमेंट में आप बताएंगे। तो बुक्स इनकी एक तो तेलुगु में है जो कि एक स्टेट क्राफ्ट है, और एक संस्कृत में है जो कि एक ड्रामा है संस्कृत में, ठीक है। तो जो स्टेट क्राफ्ट है जहाँ पे इन्होंने बताया किंग को कैसे रूल करना चाहिए, उसका नाम है अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा। और जो संस्कृत में है वो है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, जाम्बवती कल्याणम। टॉकिंग अबाउट द टाइटल्स, तो टाइटल इनका है आंध्र भोज, यवनराज प्रिया, ठीक है,
यवन राजप्री, यवन राजप्री का मतलब होता है लवर ऑफ ग्रीक्स, या फिर स्थापन, यवन राज स्थापनाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, स्टैब्लिशर ऑफ ग्रीक किंगडम, क्योंकि ये ग्रीक कौन है, ये जो ऊपर बैठे हुए बहमानी वाले, ठीक है, तो इनके प्रिय थे ये, ठीक है। प्रिय कब होता है आदमी, जब इज्जत भी, जैसे मान लो कि हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम वीक हैं बहुत ज़्यादा तो तुम हमारी बेइज्जती कर दोगे, ठीक है, लेकिन अगर हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, हम पावरफुल हैं, तो अब तुम अपने आप हमारी इज्जत करोगे। तो ऐसे ही थे हमारे कृष्णदेव राय जी, जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। इनके टाइम पे ये एम्पायर बहुत फ्लरिश कर रहा था, वेमेन की कंडीशन वगैरह बहुत अच्छी हुआ करती थी, जो कि अगेन कभी नहीं पढ़ाया गया हमें, है ना, स्कूल्स वगैरह में। तो स्टेप्ड टैंक के लिए जाने जाते थे, और एक कमालपुरम टैंक था जो ये रॉयल सेंटर में पानी सप्लाई करता था। कमाल, अच्छा तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा ना, साथ में चलेंगे हम लोग कर्नाटक में, घूम के आएंगे यहीं पे, ठीक है। बड़ा अच्छा मतलब है, मैंने गया तो नहीं हूँ कभी, लेकिन देखा था मैंने बस यहीं पे फ़ोन में बैठे बैठे देख लेते हैं, घूम लेते हैं। अभी अब आज जा रहे हैं कहाँ पे पता है तुम लोग को, आज हम तमिलनाडु जा रहे हैं, चलोगे, लेकिन फ़ोन में जाएंगे सीधे, साथ में चलेंगे, ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो हीरिया कैनाल यहाँ पे पानी सप्लाई करा, तो सारी चीज़ें देख ली। और कुछ तो यार नहीं है। और राया का मतलब क्या होता था, राया का मतलब होता था जो किंग होता था उसको राया बोलते थे। और अर्ब रॉयल सेंटर जो हुआ करता था, यहाँ पे मैंने आपको बिल्डिंग्स बताई थी कौन से, एक तो महानवमी डिब्बा बताया था, जहाँ पे महानवमी के दिन यानी दशहरे के दिन जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी। जो अमर नायक लोग होते थे गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे, अथॉरिटी में मानते थे किंग की। तो ये कौन थे, अमर नायक का कौन थे ज़रा बताइए। तो महानवमी डिब्बा मैंने बताया था, लोटस महल बताया था मैंने आपको, है ना, लोटस महल बताया था मैंने आपको। एलिफेंट स्टेबल्स जहाँ पे हाथी वगैरह रहते थे, एलिफेंट स्टेबल्स। और इनके टाइम के टेम्पल्स भी ज़रा कमेंट बता दो, मंदिर इनके टाइम पे हमने कौन से पढ़े थे, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने। हाँ, अमर नायक कौन हुआ करते थे, तो अमर जो नायक हुआ करते थे, अमर नायक ये हुआ करते थे मिलिट्री कमांडर, ठीक है। जो अमर नायक हुआ करते थे ये हुआ करते थे मिलिट्री कमांडर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड अ इन्फ्लुएंस ऑन द बहमानी एंड विजयनगर किंगडम, में किसका इन्फ्लुएंस था, बितिकीची, चाहलगानी, इक्तादारी या फिर वालीस। विकास पाल सही है, विट्ठल स्वामी बिल्कुल सही है, विट्ठल स्वामी। अच्छा, विट्ठल भगवान विष्णु को बोलते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में। हमने पढ़ा था विट्ठल टेम्पल, याद आ रहा है, ऑफ पंधरपुर, भक्ति मूवमेंट में पंधरपुर में एकनाथ, ये सब लोग हमारे थे। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अभी अब पढ़ेंगे, है ना, बाई एयर चलेंगे, बुक करवा लो अभी से, ठीक है पवन, अभी बुक करवाते हैं। ठीक है। और एक और टेम्पल था, अगर आपने किसी ने लिखा नहीं उसके बारे में, और वो टेम्पल है आपका कौन सा, विरूपाक्ष टेम्पल। मैंने आपको 2 विरूपाक्ष टेम्पल पढ़ाए थे, एक तो पट्टाडक्कल में जो हम पढ़ चुके हैं, और एक हम्पी में जो विजयनगर वालों ने बनवाया था। किसने बनवाया था ये बताएंगे। तो इट वॉज इक्तादारी। इक्तादारी समझ में आता है, जब भी पीछे पढ़ाए थे, इल्तुतमिश लाया था, ख़त्म किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसको हेरिडिटरी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब ये इसी तरह से था अमर नायक सिस्टम, मिलिट्री कमांडर जो हुआ करते थे। अमर नायकों को लैंड दे दी जाती थी, तुम मेंटेन करो, एक मिलिट्री मेंटेन करो, और धीरे धीरे ये मतलब जो मिलिट्री मेंटेन करो, और मिलिट्री शिप के लिए जो है रेडी रहो, मतलब कि मिलिट्री कैंपेन वगैरह लीड करोगे और सारी चीज़ें वहाँ पे करोगे, ठीक है। यही जो इक्तेदार हो गए, या फिर अमर नायक हो गए, या मुगल्स के टाइम पे बड़े बड़े जमींदार या फिर सूबेदार हो गए, यही बाद में अपने इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप कर लेते हैं आगे चल के ये, ठीक है। तो विरूपाक्ष जो है ये टेम्पल हम्पी में जो बनवाया, ये लक्कन दंडेशा ने बनवाया, ठीक है। और ये शिव जी का टेम्पल था। अभी मैंने आपको बताया था पंपा देवी के बारे में, जो जिनके नाम पे हम्पी का नाम पड़ा। तो ये माना जाता है कि वो जो शिव जी हैं, ये विरूपाक्ष शिव जी के रूप हैं। पंपा देवी से उनकी शादी हुई थी, ठीक। लक्कन दंडेशा, और वहाँ वाला किसने बनवाया था, पट्टाडकल वाला, वो क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था, है ना। आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पिछले वाला जो वन शॉट हुआ था, लक्कन महादंडेशा, ठीक है, इन शॉर्ट में दंडेशा लिख रहा हूँ यहाँ पे, लक्कन दंडेशा। क्वेश्चन 45, अब्दुल रज़ाक एंड एनवॉय ऑफ पर्शिया केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पे, तो ये देवराय 1 के टाइम पे कौन आया था, ये निकोलो आया था, निकोलो दी कॉन्टी, इटली से। देवराय 2 के टाइम पे आया था अब्दुल रज़ाक पर्शिया से। और कृष्णदेव राय के टाइम पे कौन आया था, बाकी तो अच्युत देव राय के टाइम पे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फरनाओ नुनीज आया था। लेकिन केडीआर के टाइम पे 2 पोर्चुगीज़ आए थे, उनके नाम है डोमिंगो पीस, और दूसरे का नाम आप बताएंगे कमेंट में, जिसका नाम शुरू डी से ही होता है, उसका नाम भी डी से शुरू होता है, डीबी। बताओ जल्दी से, डीबी कौन है ये। क्वेश्चन 46,
अमर नायकाज वर डैश इन विजयनगर एम्पायर, तो कौन थे जल्दी बताइए जल्दी से। तो ये क्या होगा हमारा सही आंसर यहाँ पे, तो ये थे हमारे, कौन था हमारा, ये दुअर्ते बारबोसा था, दुअर्ते बारबोसा। अमर नायक कौन थे, मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज सैक्ड बाई विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था। अहमदनगर, गोलकोंडा, विजयनगर या फिर बीजापुर। तो हमने देखा था तालीकोटा है, फिर जिसको हम बैटल ऑफ राक्कसा तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ राक्कसा तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इस बैटल में जो कि कब लड़ा गया था कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से। इसमें कलेक्टिव फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बैग ने हरा दिया था विजयनगर एम्पायर को। कौन रूलर थे, अली रामा राय, अली रामा राय थे। ठीक है, ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे एक्चुअल रूलर तो सदाशिव थे। ठीक है, सदाशिव राया थे, सदाशिव राया ध्यान रखना, वो उनके, ये इनके एडवाइज़र थे अली रामा राय, बट मेन लीडिंग यही कर रहे थे। और ये कब हुआ था, 1565 1565 में हुआ था। और विजयनगर एम्पायर यहाँ पे सैक हो गया था। बट लास्ट रूलर मैंने आपको बताया था किसको हम कंसिडर करते हैं विजयनगर एम्पायर में, जरा बताइए कमेंट में, हु इज़ कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर। अगला है हमारा, आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ बहमानी किंगडम हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट अरोज। तो जब बहमानी किंगडम टूटा, अब बहमानी किंगडम की अगर बात करें तो कहाँ पे आपका ये कृष्णा रिवर के ऊपर है बहमानी किंगडम, जिसकी कैपिटल गुलबर्ग हुआ करती थी, बाद में बिदर हुई। किसने शिफ्ट करी जरा बताइए, किसने शिफ्ट करी थी गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल। तो ये बहमानी किंगडम जिसका फाउंडर कौन था, अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसको ज़फ़र खान के नाम से भी जानते हैं, ज़फ़र खान। तो अलाउद्दीन बहमान शाह या फिर ज़फ़र खान ने जो है इस बहमानी किंगडम की फाउंडेशन ले करी। कब ले करी, 1347 AD में, 1336 में विजयनगर एम्पायर और 1347 में बहमानी किंगडम आया। और ये 5 में बट गया। ये 5 कौन कौन से थे, ये 5 थे आपके, ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो बेरार, अहमदनगर, मैप बेसिस पे ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, अहमदनगर, बीजापुर, बीजापुर और बेरार हो गया, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा होगा और बिदर होगा आपका। ठीक है, गोलकोंडा और बिदर। अब ये किस किस ने फाउंड करी, कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बीजापुर में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी, क्योंकि इसका जो पहला रूलर था उसका नाम आदिल शाह था, तो आदिल शाही डायनेस्टी होगी यहाँ पे। इसका पहला रूलर कुतुब शाह था, तो यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी होगी। ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी होगी। बिदर में अगर बात करें तो यहाँ पे जो रूलर था वो, सॉरी, यहाँ पे जो डायनेस्टी थी उसका नाम था बरीद, बिदर और बरीद, बरीद शाही डायनेस्टी। और अहमदनगर में बात करें तो यहाँ पे निज़ाम शाही डायनेस्टी। और बेरार में थी आपकी इमाद शाही डायनेस्टी। ठीक है, इमाद शाही डायनेस्टी। किस रूलर ने, इनमें से किस रूलर ने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, गोलकोंडा फोर्ट बनवाया और किसने चार मीनार बनवाई हैदराबाद में, ये बता दीजिए जल्दी से आप। और गुलबर्ग से बिदर कैपिटल शिफ्ट करी अहमद शाह वाली, हम देखेंगे अभी बाद में। फिफ्थ यहाँ पे सही आंसर होगा, मतलब फिफ्थ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 5 किंगडम्स में बटा। और जो ये गोल गुम्बज है ये बनवाया था आदिल शाही ने। ठीक है, आदिल शाह ने, बट इसको बनवाया तो डायरेक्शन इसने दिए थे, बट आर्किटेक्ट कौन था इसमें, याकूत ऑफ दाबुल था, याकूत ऑफ दाबुल इसका आर्किटेक्ट था। और गोलकोंडा की जो कुतुब शाही डायनेस्टी थे, जो कुली कुतुब शाह थे, उन्होंने बनवाया था आपका हैदराबाद में चार मीनार को। गोलकोंडा फोर्ट भी यहीं पे था, जिसको माना जाता है ककातियाज ने बनवाया था, बनवाया इन्होंने नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बहमानी सुल्तान वाज नोटेड फॉर क्रूएलिटी एंड हेंस गॉट द टाइटल एज जालिम। और जालिम लोशन इसी के नाम से फिर स्टार्ट करी गई। कौन है ये, फिरोज शाह, अहमद शाह, हुमायून या फिर मुजाहिद शाह। तो ये है हुमायून शाह, ऑप्शन नंबर सी, जालिम लोशन। ठीक है, 50th। हु अमंग द फॉलोइंग बहमानी सुल्तान्स ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। सही है, मेघा यादव, दरोगा सिंह, रौनक सिन्हा, नमन जैन, मोनिका कुमारी, लुशियस करी कालन।
आपने इन्हें ही लिखा है फारबी में, मैसेज रिट्रैक्टेड है भाई, मैसेज क्यों डिलीट कर दिया? क्या सही आंसर होगा? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये तो हमारा जालिम लोशन वाला है, ठीक है, मुजाहिदीन नहीं होगा, ये आंसर होगा फिरोज शाह, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अहमद शाह वाली का ये भाई था, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, ये फ़िरोज़ शाह बहमानी था, फ़िरोज़ शाह बहमानी का भाई था ये आपका अहमद शाह वाली, ठीक है, अहमद शाह वाली, अहमद शाह वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, अहमद शाह वाली का ये फ़िरोज़ शाह का भाई था, और इसी ने फिर बाद में देवराय वन को फिर से हराया, ठीक है, और इसी ने कैपिटल को शिफ्ट किया। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये तो जालिम लोशन वाला है ना, तो ये इसका ये होगा, इसका होगा आपका अहमद शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी ने गुलबर्ग से बदर को कैपिटल में शिफ्ट किया। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए। जल्दी से बताइए किसका क्या स्कोर आ रहा है। सर ये क्लास रेगुलर चलती है क्या? वारिस हसन, वारिस हसन ये एफआरबी की क्लास है, और मतलब ये वन शॉट है, आप चेक करिए थोड़ा चैनल पे, आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्लास होती है। यहाँ से मुगल स्टार्ट होंगे, करिए क्वेश्चन को। चलिए भाई तो क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए रेवेन्यू कहाँ गए? हाँ तमिलनाडु गए थे। चल जी थोड़ा हल्के होना गए हैं, तुम ही तो लेके गए हो उनको। जनरली द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जनरली व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दीवानी? दीवानी का मतलब क्या होता है? तो दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। दीवानी होता था फौजदारी होता था, फौजदारी क्या होता था? तो फौजदारी होता था, ये कहाँ गया, नहीं ये फौजदारी मतलब मिलिट्री वगैरह, ठीक है, मिलिट्री, और एक होता था सूबेदारी, पूरा प्रोविंस देखना। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, इलाहाबाद की ट्रीटी पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने दीवानी राइट ले लिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। क्यों? क्योंकि दीवानी का मतलब पैसा, पैसे से उनको मतलब था, पुलिस वुलिस तुम देखो, मिलिट्री विलिट्री, हमें पैसे से मतलब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताइए जल्दी से, सीक्वेंस कौन सा सही नहीं है? तो जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, सही है। अकबर का बेटा जहांगीर था, उसका शाहजहां, ये गलत है, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर जहांगीर, शाहजहां, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा, बिकॉज अकबर के बाद जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। अ पिलर containing inscriptions from three different periods, that is the Mauryan period, the Gupta period and the Mughal period is located at, एक स्तंभ जिसमें तीन अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेख हैं, स्थित है कहाँ पे? लौरिया नंदगढ़, कहाँ है? मैंने आपको पढ़ाया था लौरिया अराज और लौरिया नंदगढ़, ये कहाँ पे है? बिहार में है। और कमेंट बताइए, लौरिया नंदगढ़ में तुम्हें पिलर पढ़ाए थे, ये पिलर एडिक्ट था,
कैपिटल क्या थी लौरिया नंदगढ़ की, लौरिया नंदगढ़ की कैपिटल क्या थी आपको बताना है जल्दी से। तो टोपरा, टोपरा भी मैंने बताया था, ये दिल्ली टोपरा जो पिलर एडिक्ट है ये एकमात्र पिलर एडिक्ट था जिसमें कि बिकॉज हमें टोटल 7, टोटल 7 हमें क्या मिले थे, 7 एडिक्ट्स मिले थे और उसमें से 7वां वाला सिर्फ दिल्ली टोपरा वाले में ही देखने को मिला था। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा। इलाहाबाद प्रयाग, बिकॉज यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिलती है, मौर्यन पीरियड के टाइम का भी यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है, अशोक का, और मुगल पीरियड का भी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। रुमनेडी, जिसको कि हम लुम्बिनी पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हैं, ये लुम्बिनी नेपाल में है और अशोक ने जब विजिट किया था कहाँ पे, लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस है, तो उसकी याद में इसको बनवाया गया लुम्बिनी वाले को। और इसका कैपिटल है एक शेर, एक लायन इसकी कैपिटल है। और जो दूसरा है लौरिया अराज, उसकी कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है, उसमें कोई कैपिटल मिला ही नहीं। और जो सारनाथ वाला था उसमें 4 लायंस मिले थे, है ना, और जो कि हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पढ़िए चारों स्टेटमेंट्स को और आंसर करिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। सर करंट अफेयर्स PDF सितंबर कहाँ मिलेगी, ये एप्लीकेशन पे डलवाते हैं, ठीक है, अभी टाइम नहीं मिला, है ना। लोटस इज इक्वल टू बर्थ, बिल्कुल बादल सही है। सर FRB सीरीज़ में और क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे कुणाल जी, सारे सब्जेक्ट आएंगे। लौरिया मेरा घर है सर, अच्छा ड्रीम है, सो घर है तुम्हारा। बुलाया नहीं हूँ कभी कि सर आ जाओ लौरिया अराज लौरिया नंदगढ़ देख जाओ ना, कोई वही नहीं है, इज्जत ही नहीं करते हैं टीचर की। द मुगल क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब देम एज द डिसेंडेंट्स ऑफ अ लेजेंडरी आफरा सियाब। ये आफरा सियाब का डिसेंडेंट तो बलबन बताता था भैया खुद को, मुगल थोड़ी ना बताते थे ये। बाबर वॉज पुश्ड आउट ऑफ हिज होमलैंड फरगना बाई उज़्बेक। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर पढ़ने जा रहे हैं, देखो कायदे से, सीरियस हो जाना। तो बाबर ने लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, कौन था, लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, है ना। बहलोल लोधी फाउंडर था। सिकंदर लोधी को किस लिए जानते हैं जरा बताइए, सिकंदर लोधी को किस लिए जानते हैं। तो इब्राहिम, ठीक है, जो इब्राहिम लोधी जो था ये लास्ट रूलर था, ना सिर्फ लोधी डायनेस्टी का बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का था। और इसको 1526 में हराया था 1526 AD में बाबर ने। यहीं पे सबसे पहले उसने अपने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, तुगलमा फॉर्मेशन का यूज़ किया था बाबर ने, ठीक है। और इब्राहिम लोधी ने हराया था इसको कब, मतलब 1526 में। लेकिन इससे पहले बाबर जो है इसने 12 साल की उम्र में फरगना में थ्रोन पे बैठा था। उज़्बेक था ये, ओरिजिन से उज़्बेक था, मंगोलाइड था, उज़्बेक था ये, ठीक है। ये अपने फादर के साइड से था, कहाँ से, मदर के साइड थे चंगेज़ खान से और फादर के साइड से था तैमूर से। चंगेज़ खान इल्तुतमिश, तैमूर ने कब इन्वेजन किया था, तैमूर ने जरा बताइए किस डायनेस्टी के टाइम पे इन्वेजन किया था, बताइए जल्दी से कमेंट में। तो अगर एक सही होगा तो दूसरा भी सही होगा, एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, अगर एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा, है ना। अगर आपको ये पता है कि हाँ चंगेज़ और तैमूर से रिलेशन थे, अगर आप ये भूल गए कि मदर से था कि फादर से था, तो अगर एक गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा। एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, तो दोनों के सही होंगे, बच गया ए। तो 12 साल की उम्र में ये जो बाबर है जिसका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है, तो इसने वो यहाँ पे थ्रोन पे आया था, ठीक है। सिकंदर लोधी जो है ये किस लिए जाना जाता है, इसने आगरा सिटी इस्टेब्लिश करी और अपनी जो कैपिटल है वो आगरा में शिफ्ट करी। इसने जो पोएम्स है उसको हम गुलरुखी के नाम से जानते हैं, जो इसकी पोएम्स है। और सिकंदरे गज़ के नाम से एक इसने डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट स्टार्ट करी, सिकंदरे गज़ के नाम से। और ये जो लोधी डायनेस्टी वाले हैं ये डबल डोम स्ट्रक्चर के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, और आफरा सियाब के डिसेंडेंट तो अपना वही बलबन है ना, स्लेव। और कुछ हाँ, मैंने पूछा था तैमूर, तो तैमूर ने तुगलक के टाइम पे इन्वेजन किया था, ठीक है। महमूद शाह तुगलक हुआ करता था, देखो मोहम्मद बिन तुगलक आया, सॉरी पहले तो घियाजुद्दीन तुगलक आया, गाजी मलिक, देन मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक, देन उसके बाद छोटे छोटे तुगलक आया, क्योंकि ये जो वाइजेस्ट फुल था ना, इसने इतना फुलिश काम किया कि वो अब नीचे सब ढह गया आगे। तो महमूद शाह तुगलक के टाइम पर यहाँ पर जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग गढ़ा कटंगा इन 1564। तो किस क्वीन जो कि गढ़ा कटंगा किंगडम की क्वीन थी, मुगल आर्मी से खिलाफ लड़ते हुए उनकी डेथ हो गई, ये कौन थी।
रानी दुर्गावती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। गढ़ा कटंगा किंगडम आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा और मुगल आर्मी से लड़ते हुए इनकी जो है इन्होंने डेथ को अपनाया रादर दैन गोइंग टू दी हराम ऑफ इस्लाम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे इस्लाम में जैसे मान लो कि अब ये हो जाती हैं, ठीक है, तो इसके बाद हराम में इनको रखा। हराम में मतलब हराम ये एक टर्म यूज़ किया जाता है इन इस्लाम जहाँ पे सारी विमेंस को रखा जाता है ना, और वहाँ पे फिर किंग ही सिर्फ जा सकता है, बस किंग के अलावा और वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है ना। समझ सकते हो फिर आगे की बातें। तो द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सीकरी इन डैश वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेन ऑफ द मुगल्स। विजयनगर फतेहपुर सीकरी की डैश के मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब विजयनगर एम्पायर मैंने आपको बताया था कि तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब नीचे आया था दिल्ली से दौलताबाद में आया था, फिर देवगिरी में आया था, तो जब यहाँ पे इसने देखा कि विजयनगर और बहमानी पहले ही से सेटअप हो गए हैं कायदे से, तो फिर ये वापस चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या आंसर होगा, फतेहपुर सीकरी। ये आपकी आगरा में। और किसने इसको डेवलप कराया था, किसने बिल्ड किया, तो जल्दी से बताओ। हराम, तो ये यही होता है शायद, यही लिखते हैं इसको। आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे होगा तो बताएगा जो जानता होगा। यही है हराम, आई थिंक इसको हराम इस्ते करके लिखते हैं, हराम, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ मतलब विमेंस ही रह सकती हैं, छोटी बच्चियाँ मतलब जो रह सकती हैं, और वहाँ पे कोई आउटसाइडर मेल को अलाउड नहीं होता जाना, ठीक है। आगरा सही है। चलो, हरेम, हरेम है ये लिखते हैं, हरेम लिखते हैं, हाँ हरेम लिखते हैं, हाँ हाँ हरेम, ठीक है, हरेम लिखते हैं, ठीक है। तो सिटी ऑफ जो विक्ट्री है फतेहपुर सीकरी इस्टेब्लिश करी थी, क्यों इस्टेब्लिश करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके पीछे का जो लॉजिक था कि एक हमारे सूफ़ी संत थे चिश्ती साहब, और चिश्ती साहब ने जो है अकबर को बोला था कि ठीक है तुम्हारा बेटा होगा, क्योंकि अकबर के कोई बेटा हो नहीं रहा था। तो शेख सलीम चिश्ती ने बोला कि होगा, जहांगीर हो गया। तो उसके बाद इन्होंने अकबर ने फतेहपुर सीकरी सिटी को इस्टेब्लिश किया। और बुलंद दरवाज़ा इन्होंने क्यों इस्टेब्लिश करवाया था, बुलंद दरवाज़ा, तो जो इनकी गुजरात में जो इनकी गुजरात में विक्ट्री हुई थी उसके बाद इन्होंने जो है बुलंद दरवाज़ा डेवलप करवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो डेवलप हुआ था वो 1602 में हुआ था। विक्ट्री तो काफ़ी पहले हो गई थी इनकी 1581 के टाइम पे गुजरात में, लेकिन बाद में इन्होंने डेवलप करवाया था 1602 के टाइम पे। और फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें, ये सिटी तो पहले इस्टेब्लिश हो गई थी 1569 में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। तो बैटल बाबर ने लड़े थे, एक नहीं, सिर्फ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नहीं लड़ा था। हमने देखा था कि इस तरह से कि भाई बाबर ने पानी पिया, है ना, फिर खाना खाया, फिर चंदा लेके घर चला गया, इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है। चंदा लेके घर चला गया, घर से घाघरा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी को हराया 1526 में। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, यहाँ पे राणा सांगा को हराया, राणा सांगा को 1526 ही हो जाएगा, 1527 राणा सांगा। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 मेदिनी राय को हराया, ऑप्शन नंबर बी। एंड बैटल ऑफ घाघरा 1529 अफगान्स को हराया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रैवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम भारत में 6 बार यात्रा करी थी। सैयद अली रईस, अंटोनियो मॉन्जरेट, पीटर मुंडी या फिर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। देखो पीटर मुंडी ने भी ट्रैवल किया था, ऐसी बात नहीं है, शाहजहाँ के टाइम पे, और टैवर्नियर भी आया था शाहजहाँ के टाइम पे, बट 6 बार आने वाला टैवर्नियर। तो इसने किताब लिखी थी ट्रैवल्स इन इंडिया, ठीक है, ट्रैवल्स इन इंडिया नाम से किसने किताब भी लिखी थी, टैवर्नियर ने। अच्छा, बर्नियर जो है ये किसकी, फ्रैंकोइस बर्नियर, ये किसके कोर्ट में फिजिशियन था, फ्रैंकोइस बर्नियर। और ये जो पीटर मुंडी है ना, ये भी शाहजहाँ के टाइम पे आया था, ठीक है, ठीक है, शाहजहाँ के टाइम पे। फ्रैंकोइस बर्नियर की अगर बात करें तो जो बर्नियर था ये टैवर्नियर का भाई नहीं था ये, ठीक है, फ्रांसीसी थे ये। और ये दारा शिकोह के कोर्ट में क्या था, ये फिजिशियन था। उसके बाद दारा शिकोह को आपको पता है औरंगज़ेब ने मार दिया, तो उसके बाद औरंगज़ेब के लिए फिजिशियन किसने काम किया, और इसी नहीं ध्यान रखना। चलो हम आगे, आई थिंक मैंने क्वेश्चन रखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सर ये आपकी एफआरबी में नहीं था वेदांत ठाकुर, तभी तो रखे हैं यहाँ पे, एफआरबी में नहीं था, यहाँ पे भी ना रखते तो तुम्हारे एग्ज़ाम में जब तुम्हें पहली बार मिलता तो वहाँ पे फिर शॉक हो जाते ना, है ना, तो वहाँ तब दिक्कत थी अगर एग्ज़ाम में पहली बार मिल जाए तो। यहाँ तो इसीलिए हमने तभी रखा है। बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र कहाँ से आ गया भैया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछ, अच्छा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत,
अच्छा, इसका आंसर बता रहे होगे, मुगल एम्पायर ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठास वर्सेस अफगान्स के बीच में 1761 के टाइम पे हुआ था ये, 1761। मुझे लगा यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पूछा था, अभी तो सोचो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो अकबर के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो 1761 में हुआ था अफगान्स वर्सेस मराठा के बीच में, अफगान्स वर्सेस मराठास के बीच में हुआ था, और ये शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड, ये था लास्ट रूलर, लास्ट मुगल रूलर। अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, ये हमने देखा था। ठीक है, विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म डैश वॉज द अमाउंट असेस्ड। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी यार देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड चल क्या नहीं रहा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये कब हुआ था? 1556 में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू की फोर्सेस, हेमचंद्र विक्रमादित्य। एक्चुअल में अकबर लीड नहीं कर रहा था क्योंकि 13 साल का था जब वो थ्रोन पे बैठा था, बैरम खान लीड कर रहा था उसकी फोर्सेस को। ठीक है, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसकी अभी मैं जिक्र कर रहा था, राणा सांगा के जो पोते थे महाराणा प्रताप, उन्होंने इस बैटल को लड़ा था 1576 में, 1576 में। ठीक, अब ऐसा नहीं अकबर लीड कर रहा था इन फोर्सेस को, ठीक है, मुगल फोर्सेस को लीड कर रहे थे राजा मान सिंह, अम्बेर के राजा थे वो। और ये कहाँ के थे? जो महाराणा प्रताप थे ये मेवाड़ के थे। ठीक है, महाराणा प्रताप ये थे मेवाड़ के, और जो राजा मान सिंह थे ये थे अम्बेर के। चलिए, अब मुगल्स ने बैटल जीत लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप जो है उन्होंने मतलब ऐसे हार नहीं मानी थी। विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म डैश वॉज द अमाउंट असेस्ड, बंजर, पोलाज, हासिल या फिर जमा। तो बंजर और पोलज तो हमने टाइप ऑफ लैंड देखी थी, हमने देखा था कि जो टोडर मल हुआ करते थे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के, ये लैंड का इन्होंने सर्वे किया, असेसमेंट किया 10 साल के बेसिस पे, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं दहसाला सिस्टम, दहसाला या फिर जब्ती सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इस सिस्टम के तहत 4 पार्ट ऑफ लैंड इन्होंने वो किया। पोलाज सबसे फर्टाइल थी, मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, जिसको कभी फैलो यानी कि खाली नहीं छोड़ा जाता था। बंजर सबसे मोस्ट अनफर्टाइल पार्ट ऑफ लैंड थी, मोस्ट इनफर्टाइल। और बीच में जो 2 बच गई वो कौन कौन सी थी? एक तो थी चाचर और दूसरी पनौती, पनौती नहीं परौती। ठीक है, चाचर एंड परौती। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, परौती पहले लिख लो सो दैट ऑर्डर में रहें सब। परौती और चाचर, नीचे इसके आ जाएगा बंजर, परौती के ऊपर पोलाज, चाचर। परौती वो थी जो 1 से 2 साल के लिए खाली छोड़ी गई, और चाचर वो जो 3 से 4 साल के लिए जो खाली छोड़ी गई। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? दैट वुड बी हासिल, हासिल बोलते थे। द टर्म डैश वॉज द अमाउंट असेस्ड, अमाउंट कितना एसेस किया गया, जमा बोलेंगे इसको, हासिल नहीं। हासिल तो वो हो गया कितना बच गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जमा। ठीक, अकबर का ओरिजिनल नेम बताइए आप क्या था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिश्ताक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो पिश्ताक का मतलब क्या है? डोम, टॉल गेटवे या फिर ट्रू आर्च या फिर वाटर टैंक। तो ये आपका टॉल गेटवे। और ध्यान रखना ये तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और वहीं पे मैंने आपको पढ़ाया था एक, क्या पढ़ाया था वो, अरे वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था वो जो कुव्वतुल इस्लाम में देखने, हाँ, कॉर्बेल्ड आर्च। ठीक है, कॉर्बेल्ड आर्च जो कुव्वतुल इस्लाम में देखने को मिलेगा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो टॉल गेटवे हुआ करता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अकबर का जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज व्हाट, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे बढ़ते हैं। विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन इन 1657 में? किसने ट्रांसलेट की थी उपनिषद को पर्शियन में 1657 में? तो ये थे दारा शिको, औरंगज़ेब के भाई और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा। और दारा शिको जो है इसको हराया था, मारा था किसने? ये औरंगज़ेब ने मारा था। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। कमेंट में आप बताइए कि किसने महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया था।
और किसने महाभारत के अलावा किसने रामायण को पर्शियन में कन्वर्ट किया था? किसने कन्वर्ट किया था? तो अकबर ने एक मेहताब खाना बनवा रखा था, ठीक है, मेहताब खाना बनवा रखा था। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसको बोलते थे, जहाँ पे सारे ट्रांसलेशन होते थे। तो महाभारत का किया था अंडर द टाइटल रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा के नाम से इसको जाना गया, रज़्मनामा। और ये किया था फैज़ी ने, फैज़ी एंड अब्दुल कादर बदौनी ने। बरौनी नहीं, बरौनी वो हमने वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही देखी थी, ठीक है। ये अब्दुल कादिर बदौनी है, ठीक है, आयुष बदौनी के एंसेस्टर्स। रामायण की अगर बात करें तो ये अबुल फजल ने लिखी, अबुल नॉट लिखी, ठीक है, ट्रांसलेट की, ठीक है, मेहताब खाना, ठीक है, हो गया। चलो, तो वेयर वॉज बाबर बरीड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1530 में पहली बार इसको कहाँ पे बरी किया गया? काबुल, आगरा, दिल्ली या फिर फरगना? बताइए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें, पूछ रहा है कि बाबर को कहाँ पे बरी किया गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे तो काबुल में बरी किया गया था, लेकिन यहाँ पे आई थिंक पूछा गया फर्स्ट टाइम कहाँ पे बरी किया गया। तो फर्स्ट टाइम आगरा में बरी किया गया, ध्यान रखना। जब पहली बार, जब पहली बार इन द सेंस कि जब डेथ हो गई तो आगरा में बरी किया गया, लेकिन एक्चुअल में जो अभी फाइनल जो बरी किया गया, जिसकी कब्र है वो काबुल अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्पर बाबर? बाबर का नाम क्या था? बाबर का नाम था ज़हीरुद्दीन। ऐसे याद कर लो, ज़हीर खान, है ना, ऐसे करके कुछ रेट कर सकते हो। अकबर का क्या था? अकबर का क्या था? अकबर का क्या था? हुमायूं का क्या था? हुमायूं, तो हुमायूं का था मिर्ज़ा नज़ीरुद्दीन बैग, ठीक है, मिर्ज़ा नज़ीरुद्दीन, ठीक है, नज़ीरुद्दीन बैग। अकबर की अगर बात करें तो जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, ये अकबर का नाम था। मेमोइस ऑफ बाबर और बाबर नामा ऑल्सो नोन एज तुज़ुके बाबरी वॉज रिटन बाई, इसको किसने लिखा था? फैज़ी, अब्दुल रहीम खाना बाबर या फिर तालिब अमे? तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि जो तुज़ुके बाबरी है वो बाबर की ऑटोबायोग्राफी, यानी बाबर ने खुद लिखी होगी, बट बाबर नामा ये लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में, बट इसको पर्शियन, बिकॉज पर्शियन वॉज दी कोर्ट लैंग्वेज, जो फारसी होती थी वो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल्स में भी। तो इसको बाबर नामा में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खाना, जो कि बैरम खान का ही बेटा था, वही बैरम खान जिसने कि जो अकबर का संरक्षक था, इसने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में फोर्सेस, मुगल फोर्सेस को लीड किया था एक्चुअल में, बट यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम बाबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताइए हुमायूं नामा को किसने लिखा? हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मुगल एम्पर हुमायूं एट चौसा? तो हुमायूं को किसने हराया चौसा में? मिर्ज़ा हकीम, सफविद शाह, शेर खान या फिर मिर्ज़ा कामरान? तो हम सभी जानते हैं कि आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा शेर खान, शेर शाह सूरी, जो सूर डायनेस्टी का एक तरह से हम फाउंडर मान सकते हैं। ये एक जागीरदार थे यहाँ पे बिहार के पास में, उसका बेटा था सासाराम, बिहार में इसका जन्म हुआ था और वहीं पे ही इसकी कब्र भी देखने को मिलेगी, शेर खान या फिर शेर शाह सूरी। भगा के मारा था इसने हुमायूं को, 2 बैटल्स में मारा था इसने। एक तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था और दूसरा हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको हम बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1539 में, 1539 में पहले तो हराया और बाद में 1540 में हराया, 1540 एडी में हराया। तो इसीलिए जब मुगल एम्पर, देखो बाबर का कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक था बाबर का कार्यकाल, ये था बाबर। इसके बाद इसका बेटा आएगा हुमायूं, और ये जो हुमायूं है ये इसका 2 कार्यकाल हमें पढ़ने होते हैं। एक तो 1530 से लेके 1530 से लेके 1540 तक रहेगा, बिकॉज 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, भगा दिया, और उसके बाद 1555 में आता है ये और 1 साल तक रूल करता है, बिकॉज इसकी जो लाइब्रेरी की जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उससे गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है हुमायूं की, ठीक है। तो 1556 में ही होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ से अकबर अब थ्रोन पे बैठता है, ठीक है। तो 1540 से लेकर 1555 तक जो रूल किया वो अफगान ने, क्योंकि शेर शाह सूरी एक अफगान था। तो 1540 से लेकर 50 तक तो शेर शाह सूरी ने रूल किया, जिसका एक्चुअल में नाम क्या था जरा कमेंट में बताइए आप, शेर शाह सूरी का। तो और उसके बाद उसके बेटों ने, क्योंकि 1550 में उसकी डेथ हो गई थी कलिंजर फोर्ट में, गन पाउडर के नीचे पैर आ गया था उसका,
ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल रूलर्स फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सराइज शेल्टर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स? इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर शाहजहां? तो सराई किसने बिल्ड किए थे? ये शेर शाह सूरी ने बिल्ड किए थे। सराई क्या थे? तो शेर शाह सूरी ने वन ऑफ द एशिया की लॉन्गेस्ट रोड बिल्ड करी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि हमारे कानपुर से होकर भी जाती है। और ये जो रोड है कहाँ से कहाँ रन करती है? बांग्लादेश के चिटगोंग से, ठीक है, बांग्लादेश के चिटगोंग से जाती है ये अफ़गानिस्तान के काबुल तक। और यहीं पे बीच बीच में जो रुकने के लिए जगह हैं उनको सराइज़ के नाम से जानते हैं, शेल्टर बोलते हैं उनको। और क्या मैंने पूछा था? फरीद खान नाम है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। फरीद खान किसका? शेर शाह सूरी का। और इसने ही रुपया करके करेंसी चलाई थी, शेर शाह सूरी ने। और इसी का एडमिनिस्ट्रेशन बाद में जो है अकबर के लिए एक तरह से रोल मॉडल टाइप बनता है, शेर शाह सूरी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हुमायूं ने एक सिटी स्टैब्लिश करी थी, उसका नाम बताइए। डी से नाम उसका स्टार्ट है, जैसे सिटी स्टैब्लिश डेवलप करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वैसे किसने, कौन सी सिटी हुमायूं ने डेवलप करी थी? सर बाबर गया था क्या? कहाँ पे? जीटी रोड से दिल्ली क्यों याद आता है बेटा ट्रैविस? जीटी के आगे बस और कुछ लेटर मत लगाना अब तुम। हाँ, दीन पनाह सबका सही आंसर है। दीन पनाह सिटी स्टैब्लिश करी थी और उसको शेर शाह सूरी ने भी डेवलप करने का काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दीन पनाह। आजकल ट्रैविस अपना फुल फॉर्म में चल रहा है। दीन पनाह हुमायूं, ठीक है। चलो अगला है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग, 69th क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू हैव डिवाइज्ड मैनी रागाज और मेलोडीज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल या फिर राजा मान सिंह? तो टोडरमल तो यार फाइनेंस मिनिस्टर जो 10 साला सिस्टम या फिर जब्ती सिस्टम लेके आए थे। राजा मान सिंह नहीं, एक इनके मिलिट्री कमांडर थे, हमने देखा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में इन्होंने लीड किया था मुगल फोर्सेस को। बीरबल तो थोड़े मतलब एडवाइज़र टाइप थे, किसके लिए? अकबर के लिए। और अकबर का ने जो नया रिलीजन स्टार्ट किया था, कौन सा? दीन इलाही, उसको एक्सेप्ट करने वाला ओनली, मतलब ओनली हिंदू थे ये, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर बात करें, तानसेन यहाँ पे सही आंसर होगा, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? रामतनु पांडे, ठीक है। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए ग्वालियर घराना या फिर रीवा घराना से बिलोंग करते थे। राजा रामचंद्र जो तोमर डायनेस्टी के रूलर थे, ग्वालियर उनके अंडर में थे, बाद में ये चले गए थे उनके पास। और इन्होंने मतलब अकबर के नवरत्न में से एक बन गए थे। और मियाँ का टाइटल अकबर ने दिया था, और इन्होंने इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के लिए ध्रुपद्स कंपोज किए थे। 70th, इन विच ईयर वॉज कश्मीर एनेक्स टू द मुगल एम्पायर बाई अकबर? तो अकबर ने कश्मीर को कब एनेक्स किया था? 1586, 1590, 1592 या फिर 1580? अब कितने क्वेश्चन? अभी आप ये मान लो कि टोटल 100 भी नहीं है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन भी नहीं है, 100 से कम ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने कोशिश तो की, क्योंकि 90+ तो हो गए थे, लेकिन फिर 100 हो नहीं पा रहे थे। मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैंने चलो फिर छोड़ो। 1586 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? अभी हमने देखा, टोडरमल थे। अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, जैसे कि नवरत्न थे किसके, किस गुप्त शासक के कोर्ट में नवरत्न थे? जैसे कि हमारे कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज। 72, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही? तो अभी हमने देखा अकबर ने स्टार्ट किया। और अकबर ने ही, आपको मैंने बताया था, सुलह कुल की पॉलिसी चलाई थी। सुलह कुल की मतलब है कि सबसे सुलह करके रखना है, पीस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगला हमारा, द टर्म जाट एंड सवार वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, भूल गया मैं। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके कोर्ट में थे आपके नवरत्न, ठीक है। द टर्म जट एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो ये हैं आपके इक्तादारी नहीं, मनसबदारी। मनसबदारी को 1572 में अकबर लेके आए थे। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रैंक।
ये इक्ता सिस्टम की तरह कुछ कुछ है, जहाँ पे आपको फिर किसी को मनसब अलॉट की जाएगी, मनसब यानी कि रैंक अलॉट की जाएगी किस बेसिस पे, कितने आपके पास जट हैं यानी कि कितनी पैदल सेना है आपके पास। सवार का मतलब हो गया घुड़सवार, तो जितनी पैदल सेना है, जट है, उसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट होगी। 500 है आपके पास तो 500 की रैंक, 5000 है तो 5000। तो ये जो है मनसबदारी सिस्टम कहलाता था। और वही सेम जो मैंने आपको चीज़ अमर नायक में बताई थी, एकता में बताई थी, वही है यहाँ पे कि भाई आपको मिलिट्री कैंपेन्स लीड करने हैं और आपको या तो सैलरी दी जाएगी, या तो आपको मोस्टली को सैलरी दी जाती थी, और या फिर आपको जो आप रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा करके लाएंगे उसका सर्टेन पार्ट आपको दे दिया जाएगा मनसबदारी सिस्टम के तहत। ये मनसबदारी जो सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था नेचर में, ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। चलिए भाई, सॉरी फॉर द ब्रेक। Dash died in 1605, nearly 50 years after his accession onto the throne. He was buried outside of Agra at सिकंदरा। तो सिकंदरा में किसको बरी किया गया था? ये अकबर को बरी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, अकबर का जो लास्ट एक्सपेडिशन था वो कहाँ पे था, जरा बताइए कमेंट में। मनसबदारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये रैंक अलॉट होती थी, ठीक है, और हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता था ये, ठीक है। 1572 में आया था, अकबर लेके आए थे इसको, ठीक है। तो अकबर का जो लास्ट एक्सपीडिशन था वो था यहाँ पे, एक मैंने आपको किंगडम बताया होगा, यहीं पे बरार के अंडर में आता था। सर वॉइस नहीं आ रही, अभी वॉइस आ रही होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा माइक ऑफ हो गया था। खंडेश सर मिलने गए हैं, अच्छा सर मैरिड हैं, सर मिलने बेटा आराम से ना। चलो, तो अभी क्योंकि हमारे लास्ट ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई ब्रेक नहीं होगा, बस मुश्किल से 20 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके, ठीक है। एक्चुअली था क्या कि थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है बीच बीच में, क्योंकि अब लगातार पढ़ाते पढ़ाते तो इस वजह से डीप ब्रीथ करने गए थे ठीक है, और थोड़े घूंट मारने गए थे पानी के। खंडेश था लास्ट, ठीक है। अकबर कमीशन डैश टू क्रॉनिकल द स्टोरी ऑफ हिज फादर हुमायूं, हुमायूं नामा। तो हमने बाबर नामा जैसे देखी थी, वैसे हुमायूं नामा। तो अकबर ने किसको कमीशन किया था? तो अकबर ने अपनी मौसी यानी कि हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम को किया था कमीशन। ऑप्शन नंबर ए, मरियम उज ज़मानी। तो अकबर की जो वाइफ थी जोधा बाई, ठीक है, उनका नाम था मरियम उज ज़मानी, जो नाम रख दिया था इस मुस्लिम नेम, ठीक है, तो उनका नाम था ये, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब शाहनामा की भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको शाहनामा बता दिया, सॉरी पातशाहनामा। शाहनामा तो लिखी थी फिरदौसी ने, और पातशाहनामा लिखी किसने? अब्दुल हामिद लाहौरी ने, जो कि शाहजहाँ की बायोग्राफी है। वेन वॉज खंडेश मर्ज टू द मुगल एम्पायर बाई द अकबर? तो खंडेश को कब मर्ज किया गया? ये 1601 में, अभी हमने देखा 1601 में मर्ज किया गया। इसी तरह आपको बताना है कि नहीं, आगे होगा क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ। और अच्छा आपको ये बताना है कि जो इस्लाम, चलो अभी वो भी आई थिंक आगे ही क्वेश्चन देखेंगे। हॉकिंस और थॉमस रो किसके टाइम पे विजिट किए थे? या जहांगीर के टाइम पे विजिट किए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में विजिट किए थे और थॉमस रो 1615 में विजिट किए थे, 1615 में। हॉकिंस कौन सा शिप लेके आए थे? हेक्टर वाला शिप लेके आए थे। ट्रेडिंग राइट बाद में जो है मनसबदारी दे दी थी जहांगीर ने 4000 की थॉमस रो की, भाई ठीक है तुम लोग ट्रेड करो, ठीक है। और मनसबदारी लाया कौन था? अकबर लाया था। और यही मनसबदारी बाद में इनको जो है भारी पड़ जाती है, औरंगज़ेब की वजह से भारी पड़ जाती है। अभी देखेंगे, क्योंकि औरंगज़ेब नीचे चला गया, ठीक है, महाराष्ट्र साइड डेक्कन में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे मनसब जो थे, जिनको मनसब अलॉट करके रखी थी, वो आपस में वो अपने पर्टिकुलर रीजन में पावरफुल हो गए और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम हु टुक द टाइटल ऑफ डैश मीनिंग कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। तो अकबर का बेटा कौन था? तो ये था जहांगीर, जिसने कि हमने देखा था एक जंजीर आदिल, यानी कि एक जंजीर लगवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, जहांगीर ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 79। अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन डैश। तो अहमदनगर को अंततः मुगलों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था कब? 1627, 32, 30 या फिर 35? तो अगर हम बात करें 1635, कहीं कहीं पे आपको 1636 भी देखने को मिलेगा। अहमदनगर जो है, अहमदनगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले ये क्या नाम था यार, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका? शाइस्ता खान, आई थिंक नाम था, शाइस्ता खान, है ना, शाइस्ता खान इफ आई एम नॉट रॉन्ग नाम था। तो उन्होंने यहाँ पे अकबर को दे दिया था कि भाई ठीक है, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रही थी उसके आगे, तो इसलिए उन्होंने दे दिया कि ठीक है आप इसके अंडर रूल करो। और अहमदनगर जो है फाइनली 1635, 1636 भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये जब हुआ तो रूलर कौन था? शाहजहाँ था, ठीक है, शाहजहाँ था। अब देखो, सबसे पहले अकबर ने स्टार्ट किया था खंडेश, देन जहांगीर ने शाहजहाँ को भेजा था। तो शाहजहाँ ने भी अहमदनगर वगैरह को कैप्चर किया, लेकिन ढंग से नहीं कर पाया था। तो शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगज़ेब, उसको डेक्कन की कमान संभाली गई थी और उसने 1635 में अहमदनगर को कब्जे में लिया था। इसके बाद जो आता है हमारा बीजापुर और गोलकोंडा, ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब वही तो हैं जो बहमानी सल्तनत से डिसइंटीग्रेट होकर आपके 5 किंगडम्स बने थे। तो बीजापुर और गोलकोंडा को कब एनेक्स किया गया, जरा बताइए। बीजापुर और गोलकोंडा को कब एनेक्स किया गया? बीजापुर और गोलकोंडा, तो बीजापुर 1686 में, 1686 में, और गोलकोंडा को 1687, 1687 में। ये औरंगज़ेब ने किया था, ठीक है, औरंगज़ेब। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टॉवरिंग अचीवमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। और जरा बताइए कि मुगल आर्किटेक्चर में आपको क्या एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया था, जैसे पंचायतन शैली आर्किटेक्चर होता है टेम्पल का इन द नॉर्थ इंडिया, वैसे ही कुछ मैंने आपको बताया था। शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगज़ेब? तो आप जानते हैं रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जो बनवाई थी वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मैंने देखने को मिलता है 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना, 4 बाग, इस तरह से रोड निकलती है, फिर पानी, रिवर निकलती है। आप ताजमहल में भी आप इस 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देखेंगे। और जो आपका हुमायूं का जो टूम्ब है दिल्ली में, वहाँ पे भी आप इसको देखेंगे, 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पीतरा दूरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन। तो पीतरा दूरा ये कुछ इस स्टाइल की पेंटिंग होती है जहाँ पे हार्ट स्टोन पे इस तरह से कलरफुल कार्विंग्स की जाती हैं, और ये हुई थी शाहजहाँ के टाइम पे, और ये आपको ताजमहल में भी देखने को मिलेंगी, ठीक। अगला हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल्स बिल्ट मोती मस्जिद इन द आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स। मोती मस्जिद किसने बनवाया आगरा में? अब मोती मस्जिद 3 बने थे। लाहौर में बनवाया था जहांगीर ने, आगरा में बनवाया था शाहजहाँ ने, और औरंगज़ेब ने बनवाया था दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो। और औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी मम्मी, यानी कि औरंगज़ेब की वाइफ दिलरास बानू बेगम के लिए क्या बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जरा बताएंगे। और रेड फोर्ट में ही हमने देखा था क्या? दीवाने आम और दीवाने खास, जो शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवाने आम जो मतलब कि जो कॉमन लोग हैं उनके लिए,
और दीवाने खास जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये कॉमन लोगों के लिए, ठीक है, कॉमन पीपल। एंड दीवाने खास ये किसके लिए, ये जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके लिए। और यहीं पे ही पीकॉक थ्रोन रखवाया गया था। क्या? पीकॉक थ्रोन, जिसमें कि आपका जो कोहिनूर हीरा है वो जड़ा हुआ था, जिसको कि नादिर शाह लूट के ले गया था। कब? 1739 में। तो इस समय कौन रूल कर रहा था, कौन मुगल रूलर था जब नादिर शाह ने इन्वेजन किया इंडिया में 1739 में? और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, ये आपका दिलरास बानो बेगम, हाँ वो है आपका बीबी का मकबरा, ठीक है, नाम पूछा था मैंने, जिसको कि मिनी ताज के नाम से जानते हैं, बीबी का मकबरा। आज़म शाह औरंगज़ेब के लड़के ने अपनी मम्मी या फिर अम्मी दिलरास बानो बेगम के लिए बनवाया था, ठीक है। मुगल रूलर औरंगज़ेब कब मरा ये? 1603 में, 1703, 1705, 1707 या फिर 1701। तो ये इसको मैंने हाँ अंग्रेज़ ले गए, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से ये सिख किंगडम के पास गया और उसके बाद अंग्रेज़ों के पास, ठीक है। और अभी अंग्रेज़ों की चोर बाज़ार में पाया जा रहा है। तो मुग़ल रूलर जो है ये औरंगज़ेब का मरा 1707 में। तो हुआ क्या भाई, मुग़ल रूलर जो औरंगज़ेब है ये लास्ट पावरफुल रूलर था मुग़ल एम्पायर का। इसने गलती ये करी कि ये साउथ इंडिया में डेक्कन में चला गया। डेक्कन में बैठे थे शिवाजी, और शिवाजी को कभी ये भेद पाया नहीं। और जब भेद मतलब मराठाज एक तरह से हम बोलें तो बैठे हुए, तो शिवाजी ने एक तो बहुत रेजिस्टेंस इसको दिया, भेद नहीं पाया। शिवाजी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद भी इसने कोशिश करी संभाजी महाराज को बहुत ही निर्मम तरह से हत्या करवाई। मतलब नाखून वगैरह और आंखों में वो सरिये वगैरह सब की मराठास डर जाएं, डरे नहीं और भड़क गए, और ये अंततः मर जाता वहीं 1707 में। आगे कभी बढ़ ही नहीं पाता। इसका जो सपना था डेक्कन को कॉन्कर करने का, वो सपना ही रह जाता है। 17 साल तक यहीं जब पड़ा रहता है, तब आखिरी में डेथ बेड में बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रायता फैल चुका था और अब यहीं से फैल जाता है पूरा। तो गलती जो आने वालों की नहीं है, गलती तो इसकी है। अकबर जो बना के गया था मेन, तो इसको सब थाली में परोसा हुआ मिला था और इसने सब रायता फैला दिया। कैसे? 17 साल यहाँ पे रहा और वहाँ पे सारे मनसबदार वगैरह सब अपना मन मर्जी सब चल रही थी। तो अब जब अपनी मेन कैपिटल से 17 साल के लिए दूर रहोगे तो रायता तो फैलना ही था, और यहाँ पे भी कुछ ना कर पाए। इसलिए जो है अब यहाँ से पूरा जो मुगल एम्पायर है फैल जाता है, टूट जाता है एकदम, अब यहीं से बिखर जाता है, ठीक है। तो 1707 में, तो इसलिए एकदम गधा रूलर इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ मिला हुआ हो उसको अब वो कर दो। जैसे अब अकबर था, और सॉरी अशोक थे, तो अशोक जो मॉडर्न रूलर के टाइम में हम पढ़ते हैं अशोक, तो अशोक को भी ऐसे सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन वो मेंटेन कर ले गए। वो बहुत ही उन्होंने मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही एबल रूलर थे। उन्होंने अब जान गए कि अब कुछ लड़ाई में से तो मिलेगा नहीं, अब कॉन्कर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो भाई जितना है उसको पीसफुली हम यहाँ पे रूल करते हैं। तो उन्होंने धम्म की पॉलिसी ले आए, ठीक है। लेकिन ये उससे रहा नहीं गया, ये औरंगज़ेब ने यहाँ पे गलती कर दी, और वो इसीलिए एकदम इसको एकदम मूर्ख रूलर का कैटेगरी में डालना चाहिए इसको। एक तो मूर्ख इसलिए, और इसने जिंदा पीर का टाइटल दिया गया भैया इसको। जिंदा पीर का मतलब होता है लिविंग सेंट, संत। एक आदमी जो लोगों के नाखून निकलवा रहा है, खाल वो कर रहा है, ठीक है, और आंखों में सरिया डलवा रहा है, उसको जिंदा पीर का टाइटल मिला हुआ। देखिए जरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ, खैर ठीक है। जैसे अकबर था, अकबर काफ़ी एबल रूलर था, उसने सारे धर्मों को साथ लेके चला और उसको पता था कैसे रूल करना है। बट औरंगज़ेब एकदम गधा रूलर इसको बोल सकते हैं। 84th, बीजापुर वॉज एनेक्स्ड बाई औरंगज़ेब इन विच ईयर। इनकी जगह, जैसे औरंगज़ेब वगैरह के जगह तो हम जो अभी हमने देखा था दुर्गावती, जो क्वीन दुर्गावती थी जिन्होंने गढ़ा कटंगम को सिस्टम, और यहाँ तक कि बैटल ऑफ सराई घाट के बारे में पढ़ा है किसी ने? बैटल ऑफ सराई घाट, ये जो बैटल ऑफ सराई घाट हुआ था इसमें इसी के टाइम पे हुआ था, औरंगज़ेब के टाइम पे हुआ था। ये असम का जो किंगडम था जिसको अहोम किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के टाइम पे इसने मुगल फोर्सेस को यहाँ पे भेजा असम को कॉन्कर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मुगल फोर्सेस को डिफीट झेलनी पड़ी थी इस बैटल ऑफ सराई घाट में 1671 में, 1671 में, बैटल ऑफ सराई घाट में। तो यहाँ पे भी कभी जा नहीं पाया, तो ये भी हारा। और इसमें असम फोर्सेस को लीड किया था लचित बोरफुकन ने, जिनका कि अभी पीएम मोदी ने स्टैच्यू अनवील किया था असम में जाके। एनडीए जो होता है ना, एनडीए की जब ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो जो भी सबसे बेस्ट कैडेट निकल के आता है उसको लचित बोरफुकन मेडल दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 1671 में जो है इन्होंने हराया था होम किंगडम में इनको। तो ये भी औरंगज़ेब के टाइम पे, तो ये कुछ कर नहीं पाया था, बट फिर भी पता नहीं क्यों पढ़ा जाता। बीजापुर कब अनेक्स किया औरंगज़ेब ने? 1686 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, 1686 में। क्वेश्चन नंबर 85, हाँ लचित बोरफुकन। सरदारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच कौन सी बैटल हुई थी? कौन सी बैटल हुई थी? तो ये बैटल हुई थी बैटल ऑफ धर्मत,
बैटल ऑफ सामूगढ़ और बैटल ऑफ देवराय, ये बैटल हुई थी, ठीक, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द देखो आ ही गया है ना, तो आंसर क्या होगा, दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह हो जाएगा। सर वेयर इज़ मराठा FRB, AR दी बेस्ट, क्लास के शुरू में तुम आए नहीं, अब तुम पूछ रहे हो FRB, मराठा वाला FRB कहाँ गया। तो मराठा वाला FRB मैं क्लास के शुरू में बता चुका हूँ कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे, उतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए उसको हमने वहाँ पे नहीं किया, ठीक है। कल से जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे जहाँ पे जो नीडेड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों बैटल जो कब हुए थे, फिर बैटल ऑफ देवराई कब हुआ था, 1659 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1659 में। 86th इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल सूफी, अब आ चुके हैं आखिरी टॉपिक पे, दैट इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। वाली का मतलब क्या है, हर्मिटेज, ऑर्डर, डिसाइपल या फिर सेंट। तो सेंट तो होता है पीर, ठीक है, या और डिसाइपल क्या होता है, डिसाइपल होता है जो मुरीद होता है, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर हो क्या होगा, वाली। वाली का मतलब है आपका एक तरह से हर्मिटेज, सॉरी वाली 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 हर्मिटेज तो आपका शायद, डिसाइपल तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, सेंट है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली, सेंट ही होगा इसका, ठीक है, सेंट। क्योंकि जो मतलब वाली जो है ना, जो बड़ा कोई होता है, जैसे कि हमने मुक्ति या वाली देखा था, मुक्ति वाली किसको बोल रहे थे, जो इक्तेदार हुआ करता था, ठीक है। तो इक्तेदार कौन होता था, जो सबसे मतलब ऊपर था, टॉप पोजीशन पे। तो वैसे ही रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि जो वाली होता था, जिसको पीर भी बोलते थे और सेंट, मतलब पीर भी बोलते थे, वाली भी बोलते थे सेंट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड समा। समा का मतलब क्या है आपके सूफी ट्रेडिशंस में, तो ये है आपकी रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेट सॉन्ग्स, जो संगीत होता था उसको जो गाया जाता था उसको बोलते थे, ठीक है। अच्छा ये आप कमेंट में बताएंगे, ये तो हमने देख लिया, पीर मैंने बता दिया, पीर और मुरीद आपका डिसाइपल हो गया। और हॉस्पाइस को क्या बोलते थे, हॉस्पाइस मतलब जहाँ पे लोग आते थे, सूफ़ी संत लोग आते थे, अपना डिस्कशन वगैरह करते थे, ठीक है, और मकसद वगैरह डिसाइड करते थे, तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे खानका, ठीक है, खानका बोलते थे उसको, है ना। और जिस तरह म्यूजिकल डिसाइड को समा बोलते थे, डांस को क्या बोलते थे, डांस को बोलते थे रक्सा। और फना का मतलब क्या होता था, फना। जियारत क्या होती थी, जियारत, जियारत होता था जो पिलग्रिमेज होता था टू द टूम ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक है, पिलग्रिमेज टू द टूम ऑफ सूफी सेंट। रक्स क्या होता था, रक्स जो डांस होता था उसको रक्स बोलते थे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ द भक्ति सेक्ट, तो भक्ति सेक्ट का नेम्ड पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग का फाउंडर कौन हुआ, तो पुष्टि मार्ग जिन्होंने दिया उन्होंने ही शुद्ध अद्वैत दिया था, और ये हैं वल्लभाचार्य। इन्होंने क्या दिया था, शुद्ध अद्वैत दिया था। अद्वैत की फिलॉसफी किसने दी थी जरा बताएंगे, द्वैत किसने दिया था, शुद्ध अद्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था, विशिष्ट अद्वैत। तो अद्वैत की तो श्री शंकराचार्य जी ने दिया। और हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था सितंबर वाले में कि 12 साल के जब ये थे तो इन्होंने ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में विजिट किया था, और वहीं पे ही इनका भी एक स्टैच्यू इनॉग्रेट किया था। वहाँ के जब CM हुआ करते थे उससे अभी पहले शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने इसको किया था शंकराचार्य जी का, जिन्होंने अद्वैत फिलॉसफी दी थी। द्वैत जो फिलॉसफी दी थी माधवाचार्य ने दिया था, ठीक है, माधवाचार्य ने दिया था। विशिष्ट अद्वैत जिसको कि क्वालिफाइड डुअलिज्म, ये है डुअलिज्म और ये है सॉरी नॉन डुअलिज्म, और ये है आपका क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, विशिष्ट अद्वैत जिसको बोलते हैं, ये दिया था रामानुजाचार्य ने, ठीक है, यहाँ पे इसको आप रिलेट कर सकते हो, ये ठीक है, रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द वैष्णव सेक्ट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी इन असम। तो हमने भक्ति मूवमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि दो हमारे सेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सगुन और एक को बोलते हैं निर्गुण, है ना, सगुन और निर्गुण। सगुन सेक्ट वो होता है जहाँ पे गॉड को फॉर्म में बिलीव किया था कि भाई गॉड की एक फॉर्म होती है, और निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, फॉर्मलेस गॉड। सगुन मतलब फॉर्म है गॉड की कोई, और निर्गुण का मतलब है फॉर्मलेस गॉड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन सगुन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, अलवर और नयनर।
किसको बोल रहे थे अलवर और किसको बोल रहे थे नयानर, जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। तो यहाँ पे वैष्णव सेक्ट की बात हो रही है। ये है हमारे गुरु शंकर देव जी, जिन्होंने सत्तरिया डांस भी propound किया था असम में, जो कि हमारा इंडिया का क्लासिकल डांस है, जिसको कि किस साल संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। और इन्होंने बोर गीत भी बनाए, जो कि गीत गाए जाते थे यहाँ पे सत्तरिया को परफॉर्म करते हुए। गुरु घासीदास अभी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में काफ़ी इनका रीजन भक्ति मूवमेंट को इन्होंने propound किया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे अलवर बोलते थे जो विष्णु जी के ठीक है, अलवर बोलते थे जो विष्णु जी के होते थे भक्त, और जो नयानर जो शिव जी के भक्त होते थे। ठीक है, शैवाइट होते थे। और फीमेल अलवर का नाम आप बताइए, एक जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, फर्स्ट फीमेल अलवर का नाम। 90th क्वेश्चन। अब बस आई थिंक 4-5 क्वेश्चन और बच्चे हैं, इसके बाद बस खत्म। इन 19th सेंचुरी दी सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाई। तो सतनामी मूवमेंट किसने चलाया? हरिदास ठाकुर, केशव चंद्र सेन, नारायण गुरु या फिर गुरु घासीदास? हरिदास नहीं, ये होंगे आपके गुरु घासीदास, जिनके नाम पे यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, है ना। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अलवर थी हमारी अंडल, पहली फीमेल अलवर, अंडल। द लीडिंग लाइट ऑफ द रामा कल्ट वॉज अ सेंट पोएट डैश हु ऑल्सो रोड द पोएम रामचरितमानस। किसने लिखी? चैतन्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास या फिर निम्बर्क ने? तो निम्बर्काचार्य, जिन्होंने द्वैत दिया था फिलॉसफी, हमने देखा। आंसर क्या होगा? तुलसीदास। तुलसीदास की और कुछ राइटिंग्स के बारे में, कवितावली पता होना चाहिए आपको, गीतावली पता होनी चाहिए, कवितावली, गीतावली, ये सब तुलसीदास जी की है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 92 संत कबीर रिसीव्ड द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम हिज प्रिसेप्टर नेम्ड डैश। मुक्तानंद, चिंदना स्वामी, सर्वानंद या फिर रामानंद? तो इनके कौन गुरु थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कबीर जी जुलाहे फैमिली से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, जुलाहे जो फैमिली होती थी जो कपड़ा वगैरह बुनते, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि गॉड को फॉर्मलेस बिलीव करते थे। और इनके जो कलेक्शंस, इनके जो दोहे हैं, उनको हम कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? जरा बताइए, हिंट देता हूँ मैं आपको, उनका नाम हिंट देता हूँ, सीड आपके लिए हिंट है, बताओ। अब मैच करना है इसको सूफी संत और इनके सिलसिला जो है उनको मैच करना है। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, ये किस सेक्ट से थे? ये थे आपके चिश्ती सेक्ट से थे। ठीक है, बहादुर ज़कारिया, ये सुहरावादी सेक्ट से थे। तो सी डी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिरहिंदी या फिर नक्शबंदी, ठीक है, नज़बंदी नहीं है ये नक्शबंदी है। और मिलन जो मीर है ये होगा, ये है आपके कादिरी। ठीक है, तो सी डी ए बी सही आंसर हो जाएगा। एंड बीजक बोलते हैं, बीज, सीड जो मैंने हिंट दिया था वो बीज से आपको यहाँ पे उठाना था। तो बीजक इनके कलेक्शंस को बोलते हैं, दोहों को बोलते हैं। ठीक है, 94th। अब हमारे आ गए हैं सिख धर्म गुरुओं के जो क्वेश्चंस हैं वो। सर स्टेनो के लिए भी कोई सीरीज़ ले लो ना प्लीज़। बेटा स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड ही अलग से मैं ले सकता हूँ, और वो तो शॉर्ट हैंड तो मेरे को आती नहीं है। और बाकी जीके तो सब में सेम आती है, चाहे शॉर्ट हैंड हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। तो जीके के लिए तो अलग से होगा नहीं फिर। ठीक, तो आदि ग्रंथ जो है ये होली स्क्रिप्चर सिखिज्म का है। तो हरगोविंद सिंह, अमरदास, अर्जन देव या रामदास? तो आदि ग्रंथ ये किसने कंपोज किया था? तो ये गुरु अर्जन देव, जो कि हमारे 5th सिख गुरु थे, जिनको कि एग्जीक्यूट करवाया था, मरवाया था किसने? ये मरवाया था इनको जहांगीर ने। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवाया था? बताइए जल्दी से कमेंट में। वो 9वें सिख गुरु थे, बताइए अब। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव जी को ही हम जानते हैं कि इन्होंने ही जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था। गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। और अमृतसर सिटी किसने एस्टैब्लिश करी थी? अमृतसर सिटी किसने एस्टैब्लिश करी थी? और जो हमारे गुरु तेग बहादुर थे, इनको मरवाया था किसने? औरंगज़ेब ने। समझ रहे हो? मतलब वो आदमी जो मरवा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ऐसी निर्मम हत्या करवा रहा है, उसको जिंदा पीर का टाइटल, मतलब मैं तो हैरान हूँ जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु। ठीक है, अमृतसर ये हमारे जो 4थे सिख गुरु थे, 4th थे गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास जी। ठीक है, फाउंडर कौन थे? पहले कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। और गुरु नानक जो देव जी थे
वो आपके निर्गुण सेक्ट से ही बिलोंग करते थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि निर्गुण सेक्ट, जैसे हमारे कबीरदास जी थे वैसे ये भी निर्गुण सेक्ट से थे। और ये जो गुरु नानक देव जी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तालवांडी में हुआ था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, और डेथ हुई थी इनकी करतारपुर में, और उन्होंने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत करी थी। अगला सवाल है ये, डैश इज़ वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन। अच्छा, तब तक आप ये सवाल का आंसर दीजिए कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट डेवलप करी थी। डैश इज़ वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, और नोन एज द गोल्डन टेम्पल। तो कौन ब्यूटिफिकेशन के लिए जाना जाता है? कौन ब्यूटिफिकेशन के लिए जाना जाता है? तो ये महाराजा रंजीत सिंह, जिनके बारे में हम आगे कल से पढ़ेंगे। तो महाराजा रंजीत सिंह इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि किसने गौड़िया वैष्णविज्म जो है फाउंड किया था? गौड़िया वैष्णविज्म जो है फाउंड किया था, यानी कि गौड़िया वैष्णविज्म मतलब कि जो बंगाल साइड में फाउंड किया था। तो कौन थे हमारे? ये थे हमारे, सी से नाम शुरू होता है, ज़रा बताइए। द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी CE। तो जो अभी मैंने पूछा था, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट ये गुरु अंगद, जिनको कि और किस नाम से जानते हैं? मैंने क्या नाम बताया था इनका? नाम मेरे एकदम से दिमाग से कभी कभी भाग जाता है, एकदम आता है और चला जाता है, पता नहीं कहाँ है, मिलता ही नहीं है। गौड़िया वैष्णवी श्री चैतन्य, ठीक है, चैतन्य। क्या था यार गुरु अंगद का? वेलना करके कुछ नाम था, वेलना वेलना करके, जो अंगद तो इन्होंने बाद में नाम रख लिया था। क्या नाम था, किसी को याद है? मैंने बताया था भाई, वेलना करके ऐसा कुछ करके कुछ नाम था, चलो यार याद तो नहीं आ रहा अभी। और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। हु वॉज दी सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो कौन था? लेना, लेना नहीं, लहना, हाँ अब याद आ गया, भाई लहना, लेना लेना नहीं, भाई लहना, ठीक है, लहना ये नाम था, लेना नहीं। चलो, हु, और आखिरी कौन थे? आखिरी थे गुरु गोबिंद सिंह। और इनके रिगार्डिंग मैंने आपको क्या पढ़ाया था? गुरु गोबिंद सिंह ने किसकी स्थापना करी थी? और आखिरी क्वेश्चन है, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर? और यहाँ पे वो क्या हमारा खत्म, 97 क्वेश्चंस थे। तो इनको जानते हैं हम किसके लिए? गुरु गोबिंद सिंह। खालसा पंथ जो वॉरियर क्लास है, जो कि एक पॉलिटिकल सेक्ट है आप बोल सकते हैं, जो इसमें स्टार्ट हुआ था, वो इन्होंने किया था, खालसा पंथ की स्थापना। अकाल तख्त की स्थापना किसने करी थी, ये बताइए। हु स्टैब्लिश दी अकाल तख्त? अकाल तख्त ये जो है, जो गुरु हर गोबिंद सिंह जी थे, छठवें सिख गुरु थे, गुरु हर गोबिंद सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, 6th सिख गुरु थे ये 10th एंड लास्ट थे। लेक्चर होता है ख़त्म। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये तो मैं बता भी चुका हूँ अभी। और चलिए, ये भाई नॉट परमार सेट्स नंबर है ये और ये वेबसाइट है, ठीक है। और जिसको कोर्स वगैरह है, काफ़ी लोग कोर्स पूछते रहते हैं, तो SSC GK बैच 2.0 है कोर्स, ठीक है। और ये एप्लीकेशन और ये परमार अकेडमी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? फीलिंग्स को शेयर करिए ज़रा। बदमाश बलराज आनंद बेटा तुम कहीं वही तो नहीं हो जिसको मैं समझ रहा हूँ? क्यों बताओ बलराज आनंद, तुम क्या वही हो जो मैं समझ रहा हूँ? क्या तुम वही सिविल इंजीनियर हो? बताओ। सर अहोम डायनेस्टी भी पढ़ाएंगे। अहोम डायनेस्टी के बारे में ऐसा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो ऐसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कितने स्कोर किया? 97 पे। तो चार साहिबजादे मूवी बहुत अच्छा है, देखिएगा। अच्छा, चार साहिबजादे। सर नाइट शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं है। हाँ राज, हिमांशु का सबसे पहले आया था कमेंट, सर नाइट शिफ्ट कानपुर, और सबसे लास्ट में भी कि नाइट शिफ्ट के क्वेश्चन के लिए आया था हिमांशु, लेकिन अलास नाइट शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। सर आपका फुल नेम क्या है?
मैं नहीं बताऊंगा। गुरुजी एक बार क्लास रिपीट कर दो। क्यों नहीं दरोगा अप्पू सिंह, तुम्हारे लिए हम क्लास रिपीट नहीं कर सकते हैं। और कोई अगर बोला होता क्लास रिपीट कर दो, अभी यहीं पकड़ लेके उसको हम मतलब भड़का दिए होते, लेकिन तुम दरोगा अप्पू सिंह, तुमको तो जूतों से मारेंगे। तुमको मार मार के पतला कर देंगे हम, ध्यान रखना तुम, है ना। पीवाई की सीरीज़ काफ़ी होगा ना जीएस जीके के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अशोक पूनम पांडे आज नहीं आई सुधांशु। जस्ट भिगा के सर, हाँ इसको पहले देखो, इसको पहले भिगाएंगे ठीक है, और जूते को भिगाएंगे और डंडे को तेल में डालेंगे, उसके बाद जो इसकी पिटाई करेंगे कायदे से, तभी ये मानेगा। तुम लोग की चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनो, बंद हो जाती, सुनाई दी, काफ़ी बढ़िया लगती है ना, काफ़ी रहती हैं चिड़िया मेरे मतलब ऊपर चावल वगैरह डालते हैं ना, चावल लाई वगैरह, तो काफ़ी अलग अलग छोटी सी एक आती है, किसी दिन फ़ोटो खींच के तुम्हें दिखाएंगे। एक छोटी सी आती है, एक आती है उसके ऊपर तो अजीब सा क्राउन सा रहता है, गौरैया वो वाली भी आती है, गौरैया भी आती है। हाँ फीलिंग हाई सर, हाँ इसी हाई में कर दो कुछ कमाल। आ रही है आ रही है आ रही है, अच्छा। पूरा नाम राहुल परमार नहीं भैया, राहुल परमार में नाम नहीं है भाई। पहली बात तो मेरे नाम में 3 शब्द हैं, ठीक है, 2 शब्द नहीं हैं, काफ़ी लोगों को तो पता है। खाना खाए सर जी, खाना कहाँ खाए यार, अब देख रहे हो कितना अच्छा लड़का है, पूछ रहा है खाना खाया, तुम पूछा किसी ने खाने के रिगार्डिंग है। मेरा एकमात्र जो मेरे बारे में सोचता है खाना पूछ रहा है, और तुम में से किसी ने नहीं पूछा कि सर उतनी देर से लगे हुए कुछ खा के आए हो कि नहीं आए हो, या फिर दे दें कुछ भिजवा दें ना, कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है कभी। अब विशाल चहर 40 रुपये भेज के पूछ रहे हैं सर प्लीज़ 1 क्लास अब जीएस क्लास एंड महा पीडीएफ, मतलब समझे नहीं विशाल जी, जीएस क्लास एंड महा पीडीएफ। ओ सर ओ गधा बोलिए एक बार, वो गधा नहीं होता, गधा होता है। वो टर्म यूज़ करते हैं हम एमबीटी के लिए, है ना। मज़ा आया। एड्रेस बता दो सर, अभी जोमेटो डिलीवरी देते हैं। पानी पी लीजिए, आप सब कुछ पियेंगे हम तुम्हारा बिल्कुल। चलो भाई, तो थैंक यू सभी को। देख रहे हो कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, चंद्रशेखर परमार, राज परमार, अशोक परमार, सारे नाम बता दो, विकास परमार, पता है सबको यार, नाम बिगाड़ा ना किसी ने तो बता रहे हैं फिर। सर मम्मी ने कूट दिया आज। देखो गाना भी चलता है ना आजकल, वो क्या कूट दिया घूम घाघरे वाला, कुछ ऐसा करके आगे जाते हैं कुछ लोग, फिर पीछे जाते हैं, ऐसा करके कुछ है ना। सही किया राहुल बेटा, मम्मी को हमारी तरफ से बोलना चरण स्पर्श, ठीक है, कि मम्मी ने सही काम किया आज। वाका टाका बोल दीजिए सर एक बार। नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं फिर। हनी सिंह परमार। अब भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से, नहीं तो तुम लोग नाम का पता नहीं क्या ही बना दोगे। धन्यवाद सभी को। नील नितिन परमार, जूता फेंक के मारेंगे बेटा, यहीं सही बता रहे हैं, सुधर जाओ, रुक जाओ। चलो भाई धन्यवाद, थैंक यू।